दोस्तों, शिवराध्याय अकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। यह है ईपीपीसीएस टेस्ट सीरीज का चौथा टेस्ट है और इसमें आप लोगों को जो डिस्कशन किए जा रहे हैं क्वेश्चन जो कि आज आप लोगों ने टेस्ट दिया है, तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों का टेस्ट बहुत अच्छा गया होगा। ये चौथा टेस्ट है और इसमें जो है मेरा नाम राहुल है, मैं राहुल सर हूँ। अब आप लोगों के बीच में जो डिस्कशन करूंगा, आपको इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन आए थे उसके क्वेश्चन, आपके एनवायरनमेंट के क्वेश्चन को हम डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आप ग्लोब लगा है तो आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी या विश्व के भूगोल का भी क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। इसके साथ ही साथ अगर मैं भूगोल की बात कर लूँ तो इसके साथ ही साथ जो कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उसके बारे में भी मैं इसमें डिस्कशन करूंगा। तो चलिए हम लोग टाइम ना खराब करते हुए सीधे पॉइंट पे आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, देखिए ये है एशिया महाद्वीप से। एशिया महाद्वीप से संबंधित तथ्यों पर विचार कीजिए। एशिया महाद्वीप से संबंधित तथ्यों पर विचार कीजिए और कौन सत्य है। एशिया महाद्वीप के बारे में पूछ रहा है। पहला स्टेटमेंट दे रहा है, एशिया महाद्वीप से आर्कटिक वृत्त कर्क रेखा भूमध्य रेखा गुजरती है। तो आप लोगों ने इसको सही समझा होगा, क्योंकि ये आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए अगर ये आर्कटिक रेखा की बात किया जाएगा तो देखिए आर्कटिक रेखा ये अगर ये है, ये वाला जो दिखाई पड़ रहा है ये आर्कटिक रेखा है जो यहाँ पे दिखाई पड़ा। कनाडा की पार्ट कनाडा से गुजर रही है। इधर देखिए अगर बात कर रहे हैं, ये ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड के ऊपर से गुजर रही है। इधर से आप देख रहे हैं रसिया है, उसके ऊपर से गुजर रही है। तो आप देख रहे हैं रसिया है, तो रसिया देखिए रसिया को माना जाता है, वैसे तो माना जाता है यह इसका पार्ट है, यूरोप का पार्ट है। इसका पार्ट है, यूरोप का पार्ट है। लेकिन फिर भी इसका बहुत सारा पार्ट एशिया में भी आता है, इसलिए इसे एशिया का भी पार्ट मान लेते हैं। इस हिसाब से आर्कटिक वृत्त देखा जाता है। तो अगर समांतर कहाँ कहाँ से गुजरेगा देखा जाता है, 8 कंट्रियों से गुजरता है। अगर बात करें तो आप 8 कंट्री कौन सी जाएगी, एक रसिया हो गया, इसके बाद यहाँ पे आप आएंगे यूरोप में तो आपको दिखाई पड़ेगा अगर बात करें डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, 4 कंट्री ये हो गई। 4 एक 5 हो गया, ग्रीनलैंड 6 हो गया, कनाडा एक 7 हो गया। अलास्का वाला पार्ट है, ये देखिए अलास्का वाला जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का पार्ट है, और यहीं पे बात करेंगे अमेरिका का पार्ट है। 8वीं कंट्री कौन सी, अमेरिका। तो इसलिए ऐसे जब देखते हैं तो आर्कटिक वृत्त कहीं ना कहीं एशिया महाद्वीप से गुजरता है। आप आइए, इसके बाद आपको लग कर्क रेखा, आप लोग जानते हैं कर्क रेखा भारत से गुजरती है, इसका मतलब एशिया महाद्वीप से गुजरती है। भूमध्य रेखा आप जानते हैं, भूमध्य रेखा अगर अगर बात करें कर्क भूमध्य रेखा की बात करेंगे तो आप देखेंगे भूमध्य रेखा इंडोनेशिया से गुजरती है। इंडोनेशिया से गुजरती है तो इंडोनेशिया किसका पार्ट है, एशिया महाद्वीप का। तो कहेंगे हम लोग एशिया महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, तो इसलिए सही हो जाएगा पहला स्टेटमेंट। दूसरा, एशिया महाद्वीप का उत्तरतम बिंदु मिस आरटी सेस्क्यू व दक्षिणतम बिंदु पुलाउ पमाना इंडोनेशिया में है। कि कह रहा है कि इसका जो है उत्तरतम बिंदु मिस आरटी कहाँ पे होगा, रूस में। कहाँ पे, रूस में। एशिया महाद्वीप का उत्तरतम बिंदु कहाँ पे, रूस में है। कौन सा, मिस आरटी। और ऐसे ही दक्षिणतम बिंदु कहाँ है, पुलाउ पर माना, ये कहाँ से, इंडोनेशिया में है। तो आप देखें विस्तार उत्तर से लेकर दक्षिण में, उत्तर से लेकर दक्षिण में विस्तार देख लें। इसके बाद आते हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है। पूर्वोत्तम बिंदु मिस डेजनेवा, मिस डेजनेवा जो है ना, अगर आपके दिमाग में आ रहे कहाँ पे होगा तो ये जान लीजिए ये रूस का पार्ट है। रूस के जो द्वीप है, आइलैंड है, उसी का पार्ट है। तो पूर्वोत्तम बिंदु मिस डेजनेवा है, वह पश्चिमी बिंदु बोजका उदासी, ये कहाँ पे है, तुर्की, मतलब लिखा तुर्की है, तुर्की में, ये भी सही है। तीसरा, एशिया महाद्वीप का उच्चतम बिंदु माउंट एवरेस्ट जो कहाँ पे है, नेपाल में है। कहाँ पे है, नेपाल में है।
ठीक। वो हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। ठीक, इसके बाद देखिए अगला, तो न्यूनतम बिंदु मृत सागर, ये डेड सी, जो इजराइल और जॉर्डन की सीमा पे है, दोनों में फैला हुआ अगर देखा जाए तो इसलिए ये भी सही है। तो आप जानते हैं मृत डेड सी को, और यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि जो मृत सागर को मृत सागर या डेड सी क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ इसकी लवणता बहुत ज्यादा है। लवणता अधिक होने के कारण, सॉलिडिटी अधिक होने के कारण, लवणता अधिक होने के कारण इसमें जो जीव जंतु होते हैं जिंदा नहीं रह पाते, वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। इसलिए इसका क्या आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही, चारों सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कौन असत्य है। एक तरफ देश दिया है, दूसरी तरफ राजधानी, पीसीएस, यूपीपीसीएस और समीक्षा अधिकारी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, तजाकिस्तान, दुशांबे सही है, बहरीन, पनामा, इस पे विचार किया जाएगा अभी, साइप्रस, निकोसिया ये भी सही है, लाओस, बियांग चाल ये भी सही है। तो गलत कौन सा है, बहरीन। इसका क्या सही होगा, सही आंसर क्या होगा, मनापा, मनामा, मनामा इसका सही आंसर होगा, बहरीन की राजधानी मनामा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, कौन असत्य है, फिर देश, मुद्रा। दो क्वेश्चन आप लोग मान के चलिए कि पीसीएस या समीक्षा अधिकारी दे रहे हैं, तो राजधानी और मुद्राओं से क्वेश्चन फिक्स रहता पूछना। एक अगर बात करें जो दिवस होता है, डे होता है, उससे भी क्वेश्चन आता है। अब देखिए, देखते हैं मुद्रा, वियतनाम डांग, हांगकांग डॉलर, ये भी सही है, दोनों सही हैं। अजरबैजान फनात, इस पर विचार किया जाएगा। कंबोडिया रियल, ये सही है। तो ये तीन सही है, अजरबैजान का ये गलत है। अजरबैजान का क्या हो जाएगी मुद्रा, मनात, मनात। ठीक, अगले क्वेश्चन पे, तो आप जानते हैं इसमें कौन सा, कौन सा सत्य है, सी ऑप्शन। इसके बाद कौन कौन से एशिया महाद्वीप के स्थल रुद्ध देश है। स्थल रुद्ध मतलब होता है लैंडलॉक कंट्री। लैंडलॉक कंट्री मतलब जो स्थलों से घिरे हुए हैं। ठीक, जैसे दिखा रहा है नेपाल, पहला ऑप्शन देगा नेपाल, भूटान, दूसरा ऑप्शन, पहला नेपाल है, दूसरा भूटान है, तीसरा लाओस है, चौथा आर्मेनिया है, पांचवा थाईलैंड है। अगर इन पे विचार करना लैंडलॉक, तो देखें आप, नेपाल जो है आप जानते हैं, नेपाल यहाँ पे है, जो इधर चीन से और इधर भारत से, इधर चीन और भारत से आप देख रहे हैं लैंडलॉक कंट्री है, तो हो गया। इसके अलावा भूटान भी देखिए, यहाँ भूटान है, तो अगर देखा जाता है भूटान हो गई चीन से, भारत से, इधर से देख रहे हैं ना घिरा हुआ है। इसके बाद लाओस, लाओस भी देखिए यहाँ पे लैंडलॉक कंट्री है। ठीक, लाओस भी लैंडलॉक कंट्री है। इसके बाद वियतनाम के बगल में इसके बाद अर्मेनिया, अर्मेनिया इधर आ रहे हैं, देखिए अर्मेनिया होगा यहाँ पे, इस अर्मेनिया लिखा हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा होगा आप लोगों को, लेकिन ये पश्चिमी एशिया कंट्री है अर्मेनिया, कैस्पियन सागर के बगल में, कैस्पियन सागर से इसकी सीमा नहीं लग रही अर्मेनिया, ये भी लैंडलॉक कंट्री है। इसके अलावा अब देखिए कह रहे थाईलैंड, थाईलैंड देखिए नहीं, थाईलैंड यहाँ पे आप दिखाई पड़ रहा होगा, थाईलैंड देखिए यहाँ पे है, सॉरी थाईलैंड यहाँ पे है, देखिए थाईलैंड यहाँ पे आपको दिखाई पड़ा। थाईलैंड देखिए गल्फ ऑफ थाईलैंड से टच है, इसलिए लैंडलॉक कंट्री नहीं है। हिंद महासागर सागर से लगा हुआ, तो 5 को काट दिया जाए, जहां जहां 5 होगा ये कट गया, ये कट गया। इसके अलावा अब सही क्या है, तो ये हमें पता है कि ये तीनों एलिमिनेशन मेथड सॉल्व नहीं हो पाया क्वेश्चन। तो इसके अलावा बचा 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऑप्शन सी इसका सही होगा। और लैंडलॉक कंट्री अगर बात करेंगे एशिया महाद्वीप में, कुछ और विचार कर लेते हैं। लैंडलॉक कंट्री में देखिए आप, इसमें आ जाएगा अफगानिस्तान भी है, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक, इसके बाद उज्बेकिस्तान। इसके बाद आप बात कर लेंगे तो ये जितनी भी कंट्री दिखा रहा है, ये सब जैसे तो अजरबैजान, ये सब अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब लैंड, मंगोलिया, ये सब लैंड लॉक कंट्री हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग,
एशिया महाद्वीप किस देश से कर्क रेखा नहीं गुजरती? एशिया महाद्वीप के किस देश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, सऊदी अरब, पाकिस्तान। इसमें देखिए, आप जब देखते हैं कर्क रेखा आती है तो आप देखते हैं यहाँ से ताइवान से आ रही है, ताइवान के बाद ये चीन में जाती है, चीन के बाद म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ऐसे आ रही है। पाकिस्तान में नहीं टच होती है, आ जाती है ओमान, उसके बाद यूएई और सऊदी अरब, तीन से आती है। तो संयुक्त अरब अमीरात भी है, यूएई हो गया, ओमान हो गया, सऊदी अरब, ये सही है। पाकिस्तान छूट गया, तो कहाँ से नहीं गुजरती है कर्क रेखा? नहीं, पाकिस्तान से नहीं गुजरती है। ठीक, इसके बाद आप इसके आगे चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। सबको ये पता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8। इसी में देखिए कर ऐसे याद कर लेंगे, कर्क में ऐसे जो बना हुआ है इसको मिला दिया जाए तो 8 नहीं हो गया? चलिए, कौन कौन से एशियन देश काला सागर से सीमा साझा करते हैं? एक ऑप्शन दिया, एक तुर्की है, जॉर्जिया, रूस। ये तो हमें सब तीनों लग रहे हैं, देख लीजिए। ब्लैक ऑफ सी है, इससे ये रूस का पार्ट टच हो रहा है। इसके बाद ये यूक्रेन का पार्ट टच हो रहा है। इसके बाद देखिए, रोमानिया लग रहा है, बुल्गारिया लग रहा है, तुर्की लग रहा है, जॉर्जिया भी लग रहा है। तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन? डी ऑप्शन सही होगा इसका। चलिए, ये अच्छा पार्ट है, इसको याद कर लीजिएगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। अगले पॉइंट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से जापान द्वीप का उत्तर से दक्षिणी सही क्रम, उत्तर देखिए मैप में क्या होता है, उत्तर का मतलब ऊपर से, दक्षिण मतलब नीचे, ऊपर से भी नीचे की तरफ आना है। और आप जानते हैं ये कई बार क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पीसीएस में पूछ चुका है। होकाइडो, होन्शु, शिकागो और क्यूशो। तो इसमें होना चाहिए उत्तर में सबसे कौन है? होकाइडो द्वीप है, होन्शु द्वीप है, शिकागो द्वीप है, क्यूशो द्वीप, ये जापान की द्वीप है। ठीक, इसका क्रम आपको याद होना चाहिए। यांग नदी से संबंधित असत्य है कह रहा है। यह एशिया महाद्वीप की सबसे पहले याद कर लीजिए, ये चीन में है, बहती है, और एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। इसके बाद अच्छा लिखा भी क्या, हाँ स्टेटमेंट भी दिया है। पहला, यह एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी सही है, जो जरी की पहाड़ियों से निकलकर पूर्वी चीन सागर में गिरती है। वेरी गुड, बहुत सही है, पहला पॉइंट सही है। इस नदी पर थ्री गॉर्जेस बांध स्थित है। थ्री गॉर्जेस बांध जो है, गार्जियन अगर कहीं पढ़ते हैं कहीं पे, थ्री गॉर्जियन जो बांध है, अगर कार्ड देखा जाता है बिजली उत्पादन की क्षमता के आधार पे विश्व का सबसे बड़ा बांध है, ये भी सही है। हांगझोउ, वुहान व संघाई शहर यांगती सिकियांग नदी पर स्थित है, ये भी सही है, अवस्थित है, ये भी सही है, ये भी तीनों सही हो गए। इस नदी को चीन का शोक कहा जाता है, गलत है, ये गलत है। हुआंग हो नदी को चीन का शोक कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करती हैं, ये अपने साथ बहुत भारी मात्रा में अवसाद लेके आती है। इसके कारण अवसाद ज्यादा लाने के कारण ये कुछ अपने रास्ते में, कुछ समय बाद इसके रास्ते में टीले कलेक्ट हो जाते हैं, जिसके कारण इसको अपना जो है, अवसाद के कारण टीले कलेक्ट हो जाते हैं इसके रास्ते में, इसके कारण इसको अपना रास्ता बदलना होता है। जिधर बदलेगी उधर क्या कर देगी, बाढ़ ला देगी, इसलिए इसे चीन का शोक नदी बोलते हैं। इसको हुआंग हो को, ये गलत है। तो यही ऑप्शन आपके ऑप्शन के हिसाब से 38 के हिसाब से ये सही हो जाएगा आपका क्वेश्चन के हिसाब से। विश्व की पहली सभ्यता का विकास मेसोपोटामिया सभ्यता, विश्व की पहली सभ्यता रही है मेसोपोटामिया सभ्यता, किन किन नदियों के बेसिन में हुआ था? अब देखिए, अब देख लीजिए, तुर्की में ही निकलती है। देखिए, ये है टिग्रिस नदी, ये है यूफ्रेटस नदी, और ये दोनों आपस में मिलके इराक में जाके पर्शियन गल्फ में मिल जाती हैं, गिर जाती हैं। तो इसी के बीच में एक सभ्यता विकसित हुई थी, जो विश्व की पहली सभ्यता थी। कौन सी? मेसोपोटामिया सभ्यता। तो कौन हो गया? यूफ्रेटस नदी और टाइग्रिस नदी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें? 1 और 3।
तो इसमें और एक चीज याद करना, देखिए ये नदी कहाँ कहाँ से निकल रही है, तुर्की से निकल रही है दोनों नदी, और कहाँ गई, सीरिया में गई, सीरिया के बाद कहाँ गए, इराक में। तो हो सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, जैसे हमारे लिए सिंधु नदी इंपॉर्टेंट है सिंधु घाटी सभ्यता के लिए, वैसे इस मेसोपोटामिया सभ्यता के लिए यूफ्रेटस रिवर्स और टाइग्रिस नदी फेमस है। इसलिए इसको थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए इसकी अवस्थिति और कहाँ गिर रही है। पर्शियन गल्फ में कौन असत्य है, इधर दिया है प्रोटोकॉल और इधर दिया है समय। ये मॉन्ट्रियल होना चाहिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित था, ओजोन लेयर के क्षरण से। कब हुआ था, 16 सितंबर 1987 में। आइए अगर बात करेंगे ये लागू कब से हो रहा है, कब लागू हुआ था, लागू हुआ था 1 जनवरी 1989 में, 1 जनवरी 1989 में लागू हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब लागू हुआ, देखिए इस लागू होने का समय अलग है और प्रोटोकॉल होने का समय अलग है। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 16 सितंबर 1987 में, ठीक, लेकिन ये लागू हुआ 1 जनवरी 1989 में। इसके बाद ये सही है पहला। जैव विविधता एक्ट आया, बायोडायवर्सिटी एक्ट कब आया था, 2002 में। एक्ट कब आया था, 2002 में, ये भी सही है। क्योटो प्रोटोकॉल 11 दिसंबर 1997 में, ये भी सही है, लेकिन ये भी लागू कब हो रहा है, 2005 में, 2005 में। राष्ट्रीय हरित भारत ये मिशन है, ये कब हुआ था, 20 फरवरी 2015 दिखा नहीं, 2014 में, 20 फरवरी 2014, 2014 में हुआ था राष्ट्रीय हरित भारत मिशन। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं तेजी से। ये राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, इन सब तीनों के बारे में जानते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल कैसे संबंधित है, ग्रीन हाउस गैस से। राष्ट्रीय हरित भारत मिशन किससे संबंधित है, इसका टारगेट था कि वनाच्छादन क्षेत्र बढ़ाना, कि मतलब वनों का रोपण करना, ताकि वन वाला क्षेत्र वो कवर एरिया, फॉरेस्ट कवर एरिया बढ़ाया जा सके। क्योटो प्रोटोकॉल निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसों पर लागू होता है। अभी आप लोग पीछे पढ़े, इंपॉर्टेंट है। क्योटो प्रोटोकॉल कब आया था, 1997 में। लागू कब हो रहा, 2005 से, 2005 से। इसमें कौन कौन सी गैसों पर ये प्रतिबंध लगा था, जिस पे लागू हुआ था, तो CO2, CH4, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वेरी गुड, ये भी सही, तीनों सही है अभी तक। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ये भी सही है, परफ्लोरोकार्बन ये भी सही है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड ये भी सही है। तो इसका तो सब सही है, तो कौन सत्य है, उपयुक्त सभी सत्य है, ठीक। एक भी जान लीजिए, क्योटो प्रोटोकॉल और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो पीछे आपने देखा है, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी और क्योटो प्रोटोकॉल, दोनों प्रोटोकॉल बाध्यकारी होते हैं। इनका नेचर कैसा है, बाध्यकारी है। जो इसका सदस्य बनेगा उसको इसके नियमों को मानना पड़ेगा। कौन कौन से स्वस्थानीय जैव विविधता संरक्षण के उपाय, स्वस्थानीय मतलब इन सीटू। आप जानते हैं जैव विविधता के कंजर्वेशन के 2 टाइप्स होते हैं, अगर देखा जाए, स्वस्थानीय और बाह्यस्थानीय, इन सीटू और एक्स सीटू। इन सीटू मतलब जिसको वहीं पे संरक्षित किया जाए, और एक्स सीटू मतलब जिसको वहां से उठा के दूसरे जगह पे कंजर्वेशन दिया जाए। तो इन सीटू मतलब नेशनल पार्क, आप जान ही रहे हैं। स्वस्थानीय पवित्र उपवन, पवित्र, ये थोड़ा सा समझिए, पवित्र उपवन क्या होता है, कि ऐसा स्थान जो आस्था का स्थान होता है, जिससे समाज अपने आप को आस्था से जोड़ लेता है। जैसे आपके गांव के आसपास जो क्षेत्र होंगे, जैसे बरम बाबा का स्थान होगा, आपका बी बाबा का स्थान होगा, वहां पे जो पेड़ पौधे होते हैं उनको कोई काट नहीं सकता, लोग आस्था से जोड़ देते हैं। जो काटेगा उसका नाश हो जाएगा, उसका भगवान के दैव शक्तियों के द्वारा उसके ऊपर क्या कर दिया जाएगा, उसको उसका विनाश कर दिया जाएगा। इसलिए ऐसी जगह पे काटते हैं, इसका संरक्षण वहीं पे करते हैं, तो पवित्र उपवन उसको बोलते हैं। हाँ, आप लोग यहाँ पे आपका असाइनमेंट इसी को याद कर लीजिएगा, जो अलग अलग स्टेट हैं भारत के, वहाँ पे जो पवित्र उपवन है इसके अलग अलग नाम होते हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिए, क्वेश्चन बन सकता है। झील में भी अगर कोई दिक्कत आएगी तो उसको वहीं संरक्षित करेंगे। संरक्षण आगार है, इसको भी वहीं पे संरक्षित करते हैं। वनस्पति उद्यान नहीं, चाहे वनस्पति उद्यान हो चाहे जंतु उद्यान हो, इन दोनों को बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत रखा जाता है। तो 5 वाला ऑप्शन काट दीजिए और 1 2 3 4 यही सही होगा।
कौन असत्य है? एक तरफ राज्य दिया, दूसरी तरफ वन्य जीव विहार। अब देखिए, हिमाचल प्रदेश पोंग डैम झील ये सही है। मध्य प्रदेश तातापानी लिखा है, रातापानी से होता है वन्य जीव अभयारण्य, ये भी सही है। उड़ीसा भितरकनिका, ये भी सही है। और बिहार में पटना पक्षी विहार, तो ये गलत हो गया। ये उत्तर प्रदेश में रहेगा, कहाँ रहेगा? उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में है, ये सही होगा। इसके ऑप्शन ये होगा। कौन असत्य है? फिर पूछ रहा गलत कौन सा है। अगला क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव, विश्व वन्य जीव ग्लैंड में, ये स्विट्जरलैंड, ये भी सही है। ग्रीन पीस एम्स्टर्डम नीदरलैंड, ये भी सही है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम नैरोबी, इसका मुख्यालय केन्या में, केन्या कंट्री है अफ्रीका की। ठीक, यूनेप जो लिख दिया है टाइपिंग में, लगता है उन्होंने मिस्टेक कर दिया है, इसी का यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, ठीक, इसी का शॉर्टकट नेम है। IUCN का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस फ्रांस में नहीं, यही गलत है। और इसका ऑप्शन क्या होगा? कौन असत्य, यही पूछा था। इसका कहाँ मुख्यालय होगा? ग्लांड में इसका भी मुख्यालय है, ग्लांड स्विट्जरलैंड। इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे। कौन असत्य है? एक तरफ सम्मेलन है, दूसरी तरफ वर्ष है। मानव व पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1972 में सही है। और पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1993 में, ये भी सही है। और नहीं, ये गलत है, सॉरी, ये गलत है, 1992 में होगा। यही पूछा था कौन असत्य है, तो ये मारिए, आगे बढ़िए और सब सही है। कौन असत्य है? संवेग, संवेग का मात्रक पूछ रहा है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। संवेग बराबर क्या होता है, आप जानते हैं? द्रव्यमान थोड़े वेग, इसका मात्रक केजी हो गया, इसका मीटर प्रति सेकेंड, सही है। कार्य का न्यूटन मीटर, ये भी सही है। बल गुणे विस्थापन हो जाएगा, ये सही है। शक्ति का वाट सही है। दाब का न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्योंकि दाब बराबर क्या होता है? प्रेशर बराबर, दाब बराबर प्रेशर बराबर बल अपान फोर्स अपान एरिया। बल का मात्रक न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर होने चाहिए, तीसरा ऑप्शन ये गलत है। कौन सा सही मिलान, कौन सही मिलान नहीं है? एक तरफ मापक यंत्र है, दूसरी तरफ अनुप्रयोग पॉलीग्राम का प्रयोग करते हैं, झूठ मापने वाला यंत्र, सही है। अमीटर विद्युत धारा, ये भी सही नापता है। वोल्ट मीटर विद्युत की मोटर की घूर्णी गति, गलत है। ठीक, ये विभवांतर, वोल्ट मीटर क्या नापता है? विभवांतर। हाँ, इसको कौन नापता है? टकियोमीटर, टोक्योमीटर, पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं उच्चतम ताप मानने के लिए, सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। ठीक है, अगर आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। पराश्रव्य वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति होती है 2000 हर्ट्ज से अधिक, ये सही है, ऑप्शन इसका होगा। आगे चलते हैं। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है, आप जानते हैं, जहाँ पे नमी होगा वहीं पे मीथेन गैस का उत्पादन, धान का खेत। इसके अलावा आप जानते हैं कि जब जो पशु चुगाली करते हैं वहां से भी मीथेन का उत्पादन होता है। इसके अलावा आप बात करेंगे कि जितनी भी दलदली भूमि है वहां से भी आपका मीथेन गैस का उत्पादन होगा। जो इसके बाद जो से दीमक होते हैं, दीमक, दीमक को आप जान ही रहे हैं, दीमक जो जो सेलुलोज को, लकड़ियों को खाते हैं, वो भी आप क्या निकालते हैं? मीथेन गैस। ठीक, चलिए, मीथेन गैस आप जान, इसका विशेषता और समझ लीजिए, ये क्या है? अगर सीएनजी का मुख्य घटक है, मेन कंपोनेंट है सीएनजी गैस का। इसके अलावा नेचुरल गैस का भी मेन कंपोनेंट है। इसके अलावा जो बायो गैस होते हैं या गोबर गैस जिसे आप लोग बोलते हैं, दूसरा अगर बात करें गोबर गैस, उसका भी मुख्य कंपोनेंट क्या? मीथेन गैस ही रहता है, ये ज्वलनशील गैस है। कौन सही सुमेलित नहीं है? गलत पूछा, मूल कंटिया कुछ करता है पीछे, अभी पीछा जो हुआ है आदो यादव, उसमें क्वेश्चन इससे संबंधित पूछा ही था। तो आप देखिए, प्रोटॉन रदरफोर्ड सही है, 1909 में खोज किए थे। न्यूट्रॉन न्यूटन, यही गलत हो गया।
कौन किए हैं? चैडविक किए हैं 1932 में। ये यही तो गलत हो गया। इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन 1897 में, ये सही है। न्यूट्रिनो की खोज वोल्फगैंग पाली, ये भी सही है। तो आपको इस क्वेश्चन को देने का तात्पर्य यही था टेस्ट में कि आप ये एक तो ईयर याद कर लीजिए, ईयर से भी क्वेश्चन बन चुका है, क्रम लगाने के लिए दे दिया था, और इसके खोजकर्ताओं से भी क्वेश्चन बन चुका था, तो इसको याद करिए आप लोग। ये इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन शुरू हो गए। भारत में सेवा क्षेत्र में सम्मिलित है, एक तरफ आप पहले दिया खनन व उत्खनन, ये सर्विस सेक्टर में थोड़ा है, ये किसमें? प्राइमरी सेक्टर में खत्म हो गया, कहीं कहते सेकेंडरी सेक्टर में भी रखा जाता है इसको। परिवहन और संचार, ये सही है, 2 ऑप्शन सही हो गया, ऐसे क्वेश्चन में लिख लिया जाता है। होटल नहीं, फिर गलत हो जाएंगे 3, ये भी सही है, सर्विस सेक्टर है। वानिकी और मत्स्य सेक्टर है, तो 2-3 ऑप्शन होने चाहिए, 2 और 3 मिल गया, मार्क जाइए ऐसे। कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन गलत है? एक तरफ दिया है स्कीम दिया है, और दूसरी तरफ कब चली थी? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में सही है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995 सही है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ओहो यही गलत है, 1999 में, ठीक है, ये गलत है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2000 में सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? महिला समृद्धि योजना 1993 सही है। महिला स्वशक्ति योजना, ये भी 1998 में सही है। महिला साम्राज्य योजना 1989 गलत, 1988 इसका सही आंसर ये होगा, ठीक। तो ये गलत हो गया, यही सही हो गया। राष्ट्रीय पोषण मिशन योजना 2003 में सही है। पादपों और जंतुओं में पाए जाते हैं, अच्छा प्राकृतिक बहुलक मतलब नेचुरल पॉलीमर सही है, यही आगे बढ़िए। करंट अफेयर क्वेश्चन आ गए। बीसीसीआई ने T20 विश्व कप जीतने पर टीम इंडिया के 125 करोड़ रुपए की भारी पुरस्कार राशि की घोषणा की है। राशि किस टीम को फाइनल में हराने पर टीम इंडिया को प्राप्त हुआ? ऑप्शन सभी लोगों को पता, पाकिस्तान, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। साउथ अफ्रीका को भारत ने हराया, ठीक। ये भारत का कौन सा T20 कप है जीता हुआ है? दूसरा, इसके पहले 2007 में जीता था, अब कब? 2024 में। इसके बाद ये देखिए, अगले क्वेश्चन पे चले, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। अच्छा एक क्वेश्चन छूट रहा है पीछे, कुछ क्वेश्चन है। भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी है, आप लोग प्रौद्योगिकी बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, संघर्ष संबंधित बेरोजगारी, संरचनात्मक स्ट्रक्चरल बेरोजगारी ज्यादा है। स्ट्रक्चरल बेरोजगारी मतलब समझ लें, आधार मतलब स्ट्रक्चर में कमी, जिसकी वजह से ये सभी सेक्टर में है, स्ट्रक्चर में कमी, इसके कारण बेरोजगारी देखने को मिलता है। विकास की ऊंची दर के साथ साथ शिक्षित बेरोजगारी बढ़ती है, सही है। विकास की ऊंची दर के साथ साथ शिक्षित बेरोजगारी बढ़ती है, कारण बता रहा है, यह तब ही होता है जब वो व्यवसायिक शिक्षा की कमी होती है, सही। तो ए और दोनों सही होंगे, और सही व्याख्या भी कर रहा होगा, सही कह रहा है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का समानता अर्थ का प्रच्छन्न छिपी हुई बेरोजगारी किसी सेक्टर में देखने को मिलती है कि काम 2 लोगों का है, उसमें 3 लोग कर रहे हैं, एक लोगों को हटा भी दिया जाए तब भी 2 लोग काम उतना ही निपुणता के साथ उतने समय में कर देंगे, इसे बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। और इसमें जो सीमांत उत्पादकता होती है श्रमिक की, एक श्रमिक की शून्य है, वो जबरदस्ती अपने आप को उसमें घुसाया हुआ है, तो इसका ये सी ऑप्शन होता है। कई बार रिपीटेड क्वेश्चन पीछे इसमें याद कर लीजिएगा आप लोग। इसके बाद भारत में गरीबी का अनुमान है, निम्नलिखित में से कौन सा से विधियों का प्रयोग किया था गरीबी को जो अनुमान लगाने के लिए? सिर्फ गणना विधि सही है, कैलोरी ग्रहण विधि सही है, पारिवारिक उपभोग व्यय सही है, प्रति व्यक्ति आय गलत है। इससे 4 को निकाल दिया जाए तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऑप्शन खोदिए, ये है देखिए, तो इसका ऑप्शन बी। प्रति व्यक्ति आय किसी भी देश में इसका प्रयोग करते हैं, अगर हमें सही से उस देश में के आर्थिक समृद्धि को देखना है तो वहां पर इसका प्रयोग करते हैं, ना कि गरीबी के अनुमान लगाने के लिए। गरीबी को अनुमान लगाने सिर्फ गणना विधि, कैलोरी ग्रहण, पारिवारिक उपभोग व्यय, इसका प्रयोग करते हैं आर्थिक समृद्धि का पता लगाने के लिए। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा लारेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? आप जानते हैं आय की विषमता का प्रयोग करते हैं लारेंज वक्र के लिए। इसके बाद भारत में गरीबी रेखा के आकलन से संबंधित कौन कौन समितियां हैं? अलग समिति, ये भी सही है।
वाला समिति ये भी सही है, तेंदुलकर समिति ये भी सही है, श्री रंगराजन समिति ये भी सही है, यस आर हासिम समिति ये सही है, उपयुक्त सभी सही। इसमें देखिए, इसमें पांचवी जो यस आर हासिम जो समिति है, इसका प्रयोग कर शहरी क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया गया था। शहरी क्षेत्रों में बीपीएल को देखने के लिए, आकलन करने के लिए कौन बीपीएल है? चक्षुष प्रदर्श एकक में प्राथमिक रंग होते हैं। प्राथमिक रंग कौन होगा? लाल, हरा, नीला। बी ऑप्शन सही है। ये बोलना है ध्वनि का वेग अधिकतम होगा, सबको पता है। ध्वनि कौन सी तरंग है? यांत्रिक तरंग है। यांत्रिक तरंगों के लिए जितना अच्छा माध्यम मिलेगा उतना अच्छा चलेंगे। धातु में सबसे अच्छा माध्यम है। इसमें मनुष्य की सभ्यता की सीमा होती है 20 से 20,000 2000 हर्ट्ज, सॉरी 20 से 2000 हर्ट्ज। से अगला क्वेश्चन है, स्नो ब्लाइंड बैंकिंग क्या है? यह एक मालवेयर है। क्या है? एक मालवेयर है। ये क्या करेगा? आपके अकाउंट को सीधे आपके अकाउंट से डाटा आपसे खुद क्या करता है? ऑटोमेटिक पेमेंट ट्रांसफर करवा रहा है। ये करंट का मुद्दा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्नो ब्लाइंड बैंकिंग, ये आपको विभिन्न साइटों के माध्यम से सीधे आपके अकाउंट को टचअप करा के आपका पैसा ट्रांसफर कर सकता है। सी एस शेट्टी हालिया में क्यों चर्चित हैं? ये सी एस शेट्टी को एसबीआई के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया जाएगा। आप लोग जानते हैं कि जितने भी सार्वजनिक बैंक होते हैं उसके चेयरमैन की नियुक्ति कौन करता है? कौन? बैंक बोर्ड ब्यूरो। वेरी गुड। आरबीआई ने बैंक बोर्ड ब्यूरो। तेलंगाना का वृक्ष पुरुष पुरस्कार मिला है किसको? बलराम को। ये भी याद कर लीजिएगा। हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? हंगरी ने संभाली है। ये इसका आंसर होगा। इसका अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया? थाईलैंड के बीच किया गया। उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? ये इसमें ऑप्शन होंगे मनोज कुमार सिंह। पॉइंट टू पॉइंट करंट अफेयर है। इसमें क्या समझाया जाए आपको? उत्तर प्रदेश के विकास, उत्तर प्रदेश किस जिले में 2000 करोड़ रुपए की लागत से बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया? बायोप्लास्टिक पार्क मतलब ऐसी प्लास्टिक जो डिग्रेडेबल हो, जो स्टार्च से बनाई गई हो। स्टार्च का प्रयोग करेंगे इसमें, जो आसानी से डिग्रेडेबल हो, आसानी से डिकम्पोज हो जाए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लखीमपुर खीरी। मध्य रेलवे ने कहां पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया है? तो ये मध्य रेलवे ने इगतपुरी झील महाराष्ट्र में किया है। सही है, पहला ही मिल गया ऑप्शन, इसका ए ऑप्शन होगा। और इसके बाद वेंकैया नायडू लाइफ इन सर्विस किताब का विमोचन किसने किया? इसका विमोचन अभी हाल ही में ये वेंकैया नायडू जो पूर्व उपराष्ट्रपति रहे हैं उनके नाम पे लिखा गया। नरेंद्र मोदी ने किया है इसका विमोचन। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सूचकांक ने भारत को कौन सा स्थान प्रदान किया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सूचकांक आईएमएफ ने जारी किया था। अब भारत को इसमें रैंक मिली है 72। चलिए, तो आज हमारा जितना पोर्शन था हमने आपको कंप्लीट किया। इसके बाद आप लोगों को मिल रहे हैं रोहित सर, जो पॉलिटी के क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। थैंक यू क्लास। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित तिवारी। यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज पॉलिटी एक्सप्लेनेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। यह शिवराज झा इस अकेडमी की एक बहुत बेहतरीन पहल है जो हर महीने 4 टेस्ट करवा रही है। मतलब हर सैटरडे को एक टेस्ट होता है जो कि जीएस फुल लेंथ टेस्ट होता है। इस बार आपको पता ही है कि अक्टूबर 27 को 2024 को यूपी पीसीएस की टेस्ट मतलब परीक्षा होने वाली है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया है। तो चलिए, आज जो लोगों ने टेस्ट दिया उनके लिए यूपी पीसीएस टेस्ट पॉलिटी का एक्सप्लेनेशन लेकर हम लोग आपके सामने हाजिर हुए। इससे पहले राहुल सर ने जो एक्सप्लेन किया था इंडियन इकोनॉमी, करंट अफेयर और वर्ल्ड जियोग्राफी, और मैं आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ इंडियन पॉलिटी के संबंध में। तो चलिए, बिना वक्त गंवाए सीधे अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो चलिए, पहले सवाल के बारे में बातचीत करते हैं। पहला सवाल है, संविधान संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो इसमें पहला कथन दिया गया है, संविधान का संशोधन का आरंभ संसद के किसी भी सदन में किया जा सकता है। बिल्कुल सही कथन है, इसमें कोई समस्या नहीं है। विधेयक को किसी भी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पूरा स्थापित किया जा सकता है। ये भी सही है। यदि विधेयक संघीय व्यवस्था के संशोधन के मुद्दे पर हो तो इसे आधे से
राज्यों के आधे राज्यों के विधानमंडलों से भी सामान्य बहुमत से पारित होना चाहिए। बिल्कुल सही है, तो इसलिए इसका तीनों कथन सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिएगा इसका एक्सप्लेनेशन जो है आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। इसको मैंने इसलिए एक्सप्लेन करके लिख दिया जिससे आपको और अधिक से अधिक जानकारी दी जा सके। जैसे कि ये संविधान संशोधन जो है ये पूरी दुनिया भर में जितने भी लचीले संविधान है उनकी एक बहुत विशेष प्रक्रिया होती है। इसमें इस प्रावधान को संविधान को परिवर्तित करने, उसके किसी प्रावधान को समाप्त करने या उसमें कोई और प्रावधान जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और संविधान संशोधन का जो उद्देश्य होता है वह यह सुनिश्चित करना कि संविधान सदैव एक जीवंत दस्तावेज बना रहे, एक ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट बना रहे। इसकी वजह से जो है संविधान संशोधन का अपना बहुत महत्वपूर्ण एक महत्व है। अगर भारतीय संविधान के बारे में बात करें, भारतीय संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है, संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया होती है उसकी अगर बात करें तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। कई प्रकार से संविधान को संशोधित किया जाता है। इसमें मुख्य मुख्य 3 चीजें समझ में आनी चाहिए आपको। उसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो है उसको समझिएगा। इसमें देखिए, अगर कोई संघीय मामले का मुद्दा है तो उसमें जो है संसद के विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों की जो है सहमति की आवश्यकता होती है। ठीक है, वैसे अगर ऐसा कोई मुद्दा नहीं है तो सामान्य तरीके से संसद के विशेष बहुमत द्वारा, जिसको हम बोलते हैं सदन की कुल सदस्यता का 50% प्लस उपस्थित और मतदान करने वाले जो है उनका 2/3 सदस्य, अगर इनकी जो है समर्थन मिल गया तो संशोधन आराम से किया जा सकता है। ठीक है, और संशोधनों को अनुच्छेद 368 के उद्देश्य के लिए संशोधन नहीं माना जाता। मतलब कि अगर कोई संशोधन अनुच्छेद 368 के द्वारा किया जा रहा है तो इसको सामान्यतया हम संशोधन नहीं मानते, उसको सामान्य कानून के संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो 3 प्रकार से संशोधन होता है, तो संसद के साधारण बहुमत द्वारा, एक विशेष बहुमत द्वारा और एक संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन और आधे राज्यों की विधानसभाओं के अनुसमर्थन के द्वारा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 ने राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति के लिए बाध्य बनाया है। दूसरा कथन है संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। दोनों बातें सही है। ठीक है, अनुच्छेद 108 जो कि संयुक्त बैठक की बात करता है उसमें कहा गया है कि संविधान संशोधन और धन विधेयक के संबंध में जो है, एक तो धन विधेयक हो गया, दूसरा संविधान संशोधन विधेयक, इन दोनों विधेयकों के संबंध में जो है संयुक्त बैठक नहीं कराई जा सकती। ठीक है, इसलिए इसका दोनों कथन जो है वो सत्य हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से इन पर विचार करना है कि ये जो जितने भी केसेस हुए हैं उनका कालक्रम निर्धारित करना है। तो अगर गोलकनाथ केस की बात की जाएगी तो गोलकनाथ केस जो है वो बड़ा एक महत्वपूर्ण केस था भूमि सुधार के संबंध में। ये 1967 में आया था। ठीक है, पहला केस था। उसके बाद जो है केशवानंद भारती केस जो है वो केस आया 1973 में। ठीक है, और ये जो 24वां संविधान संशोधन है ये 24वां संविधान संशोधन 1971 में आया और 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि पहले गोलकनाथ केस, फिर दूसरा 24वां, मतलब 1, 3, 2, 4 जो कथन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, ये 9वीं अनुसूची और अनुच्छेद 31B का संबंध है। चूंकि इसका 1967 का जो गोलकनाथ केस है उससे संबंध है, इसलिए मैंने इसको इसमें ऐड कर दिया है। आप इसको जो है आराम से देख सकते हैं। ठीक है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि अनुच्छेद 368 और अनुच्छेद 13 की जो लड़ाई है उसके बहुत सारे हिस्से हैं। 1967 के गोलकनाथ केस में ऐसा कहा गया था कि भारतीय संविधान को गलत तरीके से या उसका जो मूल अधिकार है उसको निरस्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, हालांकि उसके बाद 1971 में ही उसके विरोध में है सरकार ने 24वां संविधान संशोधन 25वां संविधान संशोधन लाया जिसमें ये कहा गया कि भूमि सुधार के संबंध में या बहुत सारे ऐसे कानून हैं उनको बनाते हुए अगर हम 368 के अनुसार जो है संशोधन करेंगे तो उसको आप अनुच्छेद 13 के तहत उसका उल्लंघन नहीं मानेंगे, क्योंकि उसमें ये लिख दिया गया कि संशोधन जो है 368 के अंतर्गत जो होगा उसको अनुच्छेद 13 के अनुसार विधि नहीं मानी जाएगी। ठीक है, आगे समझिएगा, वही चीज इसमें बताया गया है। भाग 3 के गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को सीमित करने या कम करने के लिए संशोधन नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसकी अगली कड़ी के रूप में 24वां संविधान संशोधन 1971 अधिनियमित किया गया। इसमें प्रावधान किया कि संसद के अनुच्छेद 367 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति है। ठीक है, और जो बात मैंने आपको बताई कि अनुच्छेद 13(2) के एक कानून नहीं होगा। ठीक है, जो भी प्रावधान किया जाएगा, ये बात समझिएगा। आगे आइए, अगला सवाल है
केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का सदस्य बनने के लिए 50 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति योग्य नहीं, बिल्कुल सही बात। दूसरा है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण 1908 की सिविल प्रक्रिया संहिता की कानूनी प्रक्रियाओं से बाध्य नहीं है, ये भी बात सही है। तो इसका मतलब एक और दो दोनों कथन जो है सही हो जाएंगे। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। इसके एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि जो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण है उसका जो स्थापना है वो अनुच्छेद 323 के तहत की गई थी, और यह जो है विशेष अगर व्यवहारिक रूप में देखें तो जो भी सिविल सर्वेंट्स होते हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हों चाहे वो स्टेट लेवल पे हों, उनके साथ अगर कोई गलत चीज होती है या उनके अधिकारों के साथ कोई खेल खिलवाड़ होता है या उनके संबंधित कोई विवाद है तो उसमें इसका न्याय निर्णय का प्रावधान किया गया है। मतलब कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो है वो सिविल सर्वेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी संस्था है, उनके न्याय के लिए बहुत बड़ा संस्थान है, और इसका जो है निर्माण वर्ष 1985 में प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम के द्वारा किया गया। ठीक है, यह अधिनियम केंद्र सरकार को एक केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण और राज्य प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना करने के लिए अधिकृत करता है। ठीक है, दूसरी चीज समझिएगा, सीएट की स्थापना जो है, सीएटी की स्थापना जो है वो राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में हुई थी। ठीक है, अब एक बात और समझिएगा, जिसने 50 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है वो सदस्य या अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति का पात्र नहीं होता, यही स्टेटमेंट दिया गया है। और इनका कार्यकाल या तो 4 वर्ष होगा या तो 70 वर्ष होगा। देखिए 4 वर्ष या 70 वर्ष, 70 वर्ष अध्यक्ष के संबंध में होगा और 67 वर्ष जो है वो सदस्य के संबंध में होगा, कि जो भी पहले हो उसी में इनकी सेवानिवृत्ति हो जाती है। और पूरे भारत में सीएटी की 19 खंडपीठें हैं। ठीक है, 19 खंडपीठें जो है भारत में हैं। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। परिसीमन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, इसमें कहा गया है परिसीमन आयोग के जो आदेश हैं न्यायालय में उनको चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। हालांकि ये आदेश नहीं होते, एक प्रकार से ये कार्य होते हैं कि वो जो बता देते हैं कि हाँ इसका परिसीमन इस तरीके से होगा, तो उसमें न्यायालय में चुनौती उसको नहीं दी जाएगी। दूसरा, परिसीमन आयोग एक संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल ये सही बात नहीं है, गलत चीज है। जो परिसीमन आयोग है वो संवैधानिक निकाय ना होते हुए एक सांविधिक निकाय आप उनको मान सकते हैं, क्योंकि ये संविधान में इनका कहीं मतलब अनुच्छेद 82 में लिखा गया है, अनुच्छेद 82 और अनुच्छेद 170 दोनों में लिखा गया है कि जो 82 के अनुसार संसद जो है एक अधिनियम परिसीमन अधिनियम बनाएगी और उसी के थ्रू इनका गठन होता है। तो चूंकि अधिनियम के थ्रू इनका गठन हो रहा है, इनकी स्थापना हो रही है, तो ये एक सांविधिक निकाय माने जाएंगे। ठीक है, ये संवैधानिक निकाय नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अनुच्छेद 82 के तहत ये संसद की काम है और अनुच्छेद 170 के तहत ये राज्यों का काम है। इसमें पहला कथन केवल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे समझिएगा। परिसीमन आयोग के बारे में एक्सप्लेनेशन है। ये उच्च शक्ति निकाय है जिसकी स्थापना जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनमें सदस्य कौन कौन से होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और संबंधित राज्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, सदस्य संवैधानिक प्रावधान मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया, अनुच्छेद 82 और 170। ठीक है, अभी तक जो है इस बार यूपीएससी में भी पूछा गया था, यूपीएससी में बड़ा महत्वपूर्ण सवाल एक आया था कि परिसीमन आयोगों का कितनी बार गठन किया गया है। तो परिसीमन आयोगों का जो है 4 बार गठन किया गया है। एक तो 1952 में हुआ था, दूसरा 1963 में और 1973 में 1972 के तहत का जो अधिनियम था उसके तहत किया गया, और 2002 में 2002 में परिसीमन अधिनियम 2002 के तहत इसकी जो है गठन किया गया। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य होता है निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या और सीमाओं का इस प्रकार निर्धारण करना कि सभी सीटों की जनसंख्या जहां तक संभव हो समान हो। मतलब कि इनका जो मेन मुद्दा है वो है एक व्यक्ति और एक मत, मतलब वन वोट वन पर्सन, इसको ये बढ़ाने का काम करते हैं। इनका मेन मोटो यही है। ठीक है, ये पूरा मामला समझिए आप। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की पहचान करना जहां उनकी जनसंख्या अपेक्षाकृत अधिक है। आयोग के सदस्यों के बीच मतभेद के मामले में बहुमत से निर्णय होता है। ठीक है, अगला सवाल, अनुच्छेद 370 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसका प्रारूप संविधान सभा के सदस्य एन गोपाल स्वामी अयंगर द्वारा तैयार किया गया था, बिल्कुल सही चीज है। दूसरा, इसने जम्मू कश्मीर राज्य को रक्षा, विदेश मामलों एवं संचार के अतिरिक्त अधिकांश मामलों पर अपना संविधान ध्वज व स्वायत्तता बनाए रखने की अनुमति दी, ये भी सही है। यह विलय पत्र की शर्तों पर आधारित है, ये भी सही है। तो इसका मतलब तीनों कथन जो है सही हो जाएंगे। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 233 में जो है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है।
भारत के संविधान पर सबसे बड़ा प्रभाव किसका है? ये काफी इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान पर सबसे बड़ा प्रभाव किसका है? तो भारत के संविधान पर लगभग 70% जो प्रभाव है वो है भारत शासन अधिनियम 1935 का। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। इसमें बताया गया है कि कहाँ से हमने क्या लिया है। अगर हम भारत सरकार अधिनियम की बात करें 1935 की, तो वहां से हमने संघीय योजना ली, राज्यपाल का कार्यालय लिया, न्यायपालिका लिया, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान और प्रशासनिक विवरण। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो आपातकाल का संबंध है, कई बार लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए आपातकाल जो है, आपातकालीन जो प्रावधान है वो हमने 1935 से उठाए हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। वो हमने उठाया है कहां से? 1935 से। और आपातकाल के दौरान जो मूल अधिकारों का वो होता है, निलंबन होता है, वो हमने जर्मनी से उठाया है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, कई बार इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, तो इस बात को आप समझने के प्रयास करिए। ब्रिटिश संविधान से हमने क्या लिया है? सरकार की संसदीय प्रणाली हमने लिया है, विधि का शासन लिया है, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, ठीक है, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार रेट, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनीय प्रणाली जो है हमने उठाया है ब्रिटिश संविधान से। अमेरिकी संविधान से हमने क्या लिया है? मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, उपराष्ट्रपति का पद। आयरिश संविधान से हमने डीपीएसपी उठाया हुआ है, राज्यसभा के लिए सदस्यों का मनोनयन और राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, तथा कनाडाई संविधान से हमने मजबूत केंद्र के साथ संघ जो है वो उठाया हुआ है। ठीक है, और आप इसको देख ही सकते हैं, भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं, आंतरिक स्रोत आपका भारत का अधिनियम है 1935 का, तकरीबन 70% हिस्सा जो है हमने वहां से लिया है, और जो बाह्य हमने उठाया है वो ब्रिटेन, आयरलैंड और जर्मनी से उठाया है। ठीक है, आगे समझिएगा, ये भी जो है आप आराम से इसको पढ़ लीजिएगा, मैंने ग्रुप में इसको शेयर कर लिया है। ठीक है, भारतीय संविधान को बार्गेनिंग फेडरलिज्म किसने कहा है? तो मॉरिस जोन्स नामक संविधानविद ने कहा है कि भारत का जो संविधान है वो बार्गेनिंग फेडरलिज्म है। ठीक है, मतलब मोल भाव करने वाला संविधान, सभी तरीके से ध्यान रखता है हर चीज का, इसीलिए इतना बड़ा बन गया है। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन कौन भारत में संसदीय प्रणाली की विशेषताएं हैं? ठीक है, देखिएगा, वास्तविक व नाम मात्र के कार्यपालकों की उपस्थिति बिल्कुल सही है। देखिए, एक तो राष्ट्रपति हो गए, ठीक है, और एक हो गए प्रधानमंत्री। ठीक है, तो जो राष्ट्रपति हैं उनको हम बोलते हैं D0। ठीक है, मतलब नाम मात्र के कार्यपालक। और जो प्रधानमंत्री होते हैं उनको हम बोलते हैं डी फैक्टो। ठीक है, डी फैक्टो मतलब होता है वास्तविक मुखिया। ठीक है, मतलब फैक्ट, असल में वास्तविक मुखिया। ठीक है, तो इसी को आधार बनाकर देखा जाता है, पहला कथन सही हुआ। विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही, बिल्कुल सही चीज है। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व, अगर सेंटर की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री मुखिया है, स्टेट की बात करेंगे तो मुख्यमंत्री मुखिया है। संसद की संप्रभुता, देखिए संसद की संप्रभुता इसमें हो सकता है एक ये मिस्टेक हो गई हो कि संसद की संप्रभुता तो होती है, लेकिन भारतीय संसदीय प्रणाली में संसद की संप्रभुता नहीं मान सकते आप, इसमें संविधान सर्वोच्च माना जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक कथन शायद इसमें ऐड नहीं हुआ है कहीं पर, 1 2 2 3 3 और 4, 1 2 3 4 सभी इसमें सही हो गया है, क्योंकि दूसरा कथन हमारे पास नहीं है। तो इसमें अगर मैं अपना उत्तर दूंगा तो पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब 1 2 3 सही होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। संसदीय संप्रभुता जो है वो ब्रिटेन के संबंध में सही हो जाएगी, लेकिन भारत के संबंध में नहीं सही मानी जाएगी, ये बात ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा सा ये कथन में दिक्कत आ गई थी, स्टेटमेंट जो है इसके विकल्पों में वो विकल्प नहीं मिला है। ठीक है, और अगर बात भी की जाए तो आप देख सकते हैं संसदीय प्रणाली की विशेषताएं। ठीक है, इसमें बहुमत प्राप्त दल का शासन होता है, लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, नाम मात्र एवं वास्तविक कार्यपालिका होती है, दोहरी सदस्यता, मतलब मंत्रिपरिषद के ही सदस्य जो है कार्यपालिका के भी सदस्य होते हैं, उसी को हम बोलते हैं दोहरी सदस्यता। द्विसदनीय विधायिका होती है, ठीक है, एक उच्च सदन होता है, एक निम्न सदन होता है। स्वतंत्र लोक सेवा, हाँ सिविल सेवा जो होती है वो स्वतंत्र होती है। ठीक है, सिविल सर्विस। और गोपनीयता, ये भी सही है कि संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका के सदस्यों की कार्यवाही, कार्यकारी बैठकों, नीति निर्माण आदि मुद्दों पर गोपनीयता के सिद्धांत का पालन करना पड़ता है। ठीक है, अब अगला सवाल है,
निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो पहला है भाग 12 वित्त संपत्ति और संविदाएं और वाद, भाग 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, भाग 15 निर्वाचन। तो इसमें डी वाला ऑप्शन है उपरोक्त सही सुमेलित है, मतलब सभी सही सुमेलित है। ठीक है, अब थोड़ा भागों के बारे में समझ लीजिए। अगर भाग 1 की बात करेंगे तो उसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र आ जाएगा, भाग 2 की बात करेंगे तो नागरिकता आ जाएगी, भाग 3 की बात करेंगे तो मौलिक अधिकार आ जाएगा, भाग 4 की बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व आ जाएंगे, भाग 4 की बात करेंगे मौलिक कर्तव्य आ जाएगा, भाग 5 संघ सरकार, भाग 6 राज्य सरकार, भाग भाग जो इसमें 8 लिख दिया है, भाग 7 जो है दिया नहीं क्योंकि वो निर्सित हो चुका है, मतलब उसको समाप्त किया जा चुका है। ठीक है, तो भाग 8 दिया है केंद्र शासित प्रदेश, भाग 9 जो है पंचायतें हैं, भाग 9 ए में नगर पालिकाएं हैं, भाग 9 बी में सहकारी समितियां हैं जिनको 2011 में जोड़ा गया। ठीक है, ये और ये जो है ये 1973, ठीक है, 1992 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा इनको ऐड किया गया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। भाग 10 में जो अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र है, भाग 11 में संघ राज्यों के मध्य संबंध है, भाग 12 में वित्त संपत्ति अनुबंध और मुकदमे हैं, भाग 13 में जो है भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और अंतर व्यापार है, भाग 14 में क्या है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं, भाग 14 ए में जो है न्यायाधिकरण है, मतलब जिनमें आप अभी आपने पढ़ा सीएटी। ठीक है, भाग 15 में चुनाव है और भाग 16 में क्या है कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। ठीक है, अगला देखिए भाग 17 में बहुत फेमस भाग है, इसमें राजभाषाएं हैं, राजभाषा है। भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान, भाग 19 में विविध है, भाग 20 में मैंने बताया संविधान में संशोधन की बातें हैं, भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान है, और भाग 22 में संक्षिप्त शीर्षक प्रारंभ हिंदी में आधिकारिक पाठ और निरसन है। एक नोट दिया गया है कि भाग 7 जो है पहली अनुसूची के भाग बी में राज्य थे जो 1956 के 7वें संवैधानिक संशोधन द्वारा इनको निरस्त कर दिया गया या हटा दिया गया। ठीक है, अब संविधान के विभिन्न अनुसूचियों के बारे में जान लीजिए। अनुसूची 1 में क्या है राज्यों के नाम और उनका क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार है, अनुसूची 2 में परिलब्धियां भत्ते विशेषाधिकार इत्यादि से संबंधित प्रावधान है, अनुसूची 3 में शपथ और प्रतिज्ञान के प्रपत्र है, अनुसूची 4 में राज्यसभा की सीटों का आवंटन है, अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में बातचीत है, अनुसूची 6 जो है उसमें असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों प्रशासन के संबंध में प्रावधान है, अनुसूची 7 में जो है संघ सूची राज्य सूची समर्थी सूची है, अनुसूची 8 में मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, अनुसूची 9 में संविधान द्वारा मान्यता, ये गलत दे दिया है। ठीक है, अनुसूची 9 जो है इसमें गलत दे दिया है, इसमें दिया अनुसूची 8 जो है वो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, अनुसूची दो बार गलत मिस कर गया है। ठीक है, यह अधिनियम उन राज्यसभाओं के उन अधिनियम अनुसूची 9 जो है 9वीं अनुसूची उसमें भूमि सुधार से संबंधित नियम है, खास करके ये वो अनुसूची है जिसका पहले 1973 से पहले की अगर बात की जाए इसमें कहा गया था कि 1973 से पहले जितने भी कानून 9वीं अनुसूची में शामिल होंगे उनका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं होगा। ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं होगा, भूमि सुधार से संबंधित थे। ठीक है, बाकी बाद में 2007 के एक केस से ये बदल दिया गया। ठीक है, ये बात समझिएगा। भाग अनुसूची 10 जो है वो दल बदल की बात करता है। ठीक है, जिसको 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। अब देखिए 57वां सवाल सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ठीक है, इसमें अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 263 की बात की गई। तो अनुच्छेद 50 जो है उसमें कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण है। ठीक है, अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाएं हैं। ठीक है, अनुच्छेद 169 में राज्यों में विधान परिषदों का सृजन और साधन है, अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में विशेष उपबंध है। 3, 4, 2, 1 जो है ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब जो है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय का आदर्श सोवियत संघ से प्रेरित है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, मैंने रिसोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पहले ही बता दिए हैं तो आप जाके वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा लघुकरण परिहार विराम और प्रविलंबन। ठीक है, तो इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा। इसमें ए का फर्स्ट मतलब दंड के स्वरूप को बदलकर कम कर देना, परिहार इसमें दिया गया दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम कर देना। ठीक है, विराम दोषी को मूल रूप से दी गई सजा को विशेष परिस्थितियों में कम करना, प्रविलंबन किसी दंड पर अस्थायी रोक लगा देना। ठीक है, पहला विकल्प सही हो जाएगा। इसकी अगर डिटेलिंग आपको समझनी हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि क्षमा मतलब पूर्ण रूप से क्षमा कर देना राष्ट्रपति के द्वारा, विराम का मतलब रेस्पाइट राष्ट्रपति अपनी शक्ति द्वारा किसी दोषी प्राप्त व्यक्ति के मूल प्रावधान को विशेष परिस्थितियों में बदल सकते हैं। प्रविलंबन क्या होता है,
अपनी इस क्षमा शक्ति द्वारा राष्ट्रपति अस्थायी समय के लिए किसी सजा को निष्पादन करने, उसके सजा को निष्पादित करने पर रोक लगा सकते हैं। और परिहार में क्या है, जब राष्ट्रपति अपनी क्षमा शक्ति का उपयोग करते हैं तो इसमें सजा की अवधि को कम करने का निर्णय लेते हैं, और लघुकरण में राष्ट्रपति इस क्षमा शक्ति का उपयोग करके दंड के स्वरूप में बदलाव कर देते हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्र अधिकार संबंधित है, तो उसका मूल क्षेत्र अधिकार जो है अनुच्छेद 31 से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 129 में क्या लिखा गया, अभिलेख न्यायालय के बारे में बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 137 में क्या बताया गया, अनुच्छेद 137 में बताया गया है ये अपने द्वारा दिए गए निर्णय को दोबारा से रिव्यू करने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसकी स्थापना पीसीआई अधिनियम 1978 के तहत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य देश में प्रेस की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखना है। बिल्कुल सही है, एक और दो दोनों कथन जो है सत्य हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है। बिल्कुल सही है। सर्वाधिक बार अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ लाए गए थे। सही है। 1963 में तीसरी लोकसभा के दौरान नेहरू के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ये भी बिल्कुल सही है। तो 1, 2, 3 कथन, सारे कथन जो है सही हो जाएंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से वाद के संबंध समान नागरिक संहिता से हैं? तो आपको बताता चलूं कि जितने भी इसमें वाद लिखे गए हैं, मोहम्मद अहमद बानो बनाम साहबानो 1985 बहुत फेमस केस, सरला मुदगल बनाम भारत सरकार 1995, लिली थॉमस बनाम भारत सरकार 2000, तीन के तीनों केस जो है संबंधित है समान नागरिक संहिता से, तो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। ठीक है, यूसीसी इसको बोलते हैं। समान नागरिक संहिता के बारे में समझ लीजिए। ये समानता ऐसे कानून की बात करता है जहां पर विवाह जिसको आप बोलते हैं विवाह, विरासत, तलाक, गोद लेने आज सारे जितने भी धार्मिक समुदायों पर लागू होता है, ये पूरे भारत पर एक जैसा अधिकार बना देता है। मतलब अगर तलाक संबंधी, विवाह संबंधी अधिकार होंगे, ये पूरे भारत पर एक जैसे होंगे। ठीक है, अभी तक क्या होता है, अभी तक जैसे मान लो हिंदू जो है वो हिंदू विधि अधिनियम से चलते हैं, मुस्लिम अपने मुस्लिम पर्सनल लॉ से चलते हैं, क्रिश्चियन अपने क्रिश्चियन रूल से चलते हैं। ठीक है, लेकिन भारत की बात करेंगे तो भारत में अगर यूसीसी लागू हो जाएगा तो पूरे भारत के स्तर पर जो है वो एक जैसा कानून ही चलेगा। ठीक है, इसको आप समझिएगा। यूसीसी का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो धर्म और समुदायों पर आधारित जो असमान कानूनी प्रणालियां हैं उनको समाप्त करने की बात करता है। खास करके सामाजिक सद्भाव, लैंगिक समानता और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। ठीक है, ये पूरा मामला है। आगे समझिएगा कि भारत में समान नागरिक संहिता की स्थिति क्या है। अगर भारत में समान नागरिक संहिता की स्थिति बात की जाए तो अभी भारत में समान नागरिक संहिता लागू नहीं है, मतलब सेंट्रल लेवल पे अभी लागू नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा, सेंट्रल लेवल पे लागू नहीं है। अगर हम राज्य की बात करें तो गोवा भारत का पहला राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू है। 1961 में भारत द्वारा इस क्षेत्र को अपने नियंत्रण में लेने के पश्चात संसद ने 1867 के पुर्तगाली नागरिक संहिता को जारी रखने के लिए कानून बनाया। ठीक है, गोवा में इस कानून को सिविल कोड या गोवा फैमिली कोड के नाम से जाना जाता है और यह सभी गोवा वासियों पर लागू होता है, चाहे वे किसी भी धार्मिक जाति या समुदाय से हैं। ठीक है, हाल ही में उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता 2024 विधेयक पारित किया है जो समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा स्वतंत्रता के बाद। ठीक है, और यह विधेयक विवाह, तलाक, संपत्ति के उत्तराधिकार आदि जैसे मामलों पर एक समान कानून का प्रावधान करता है और अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर उत्तराखंड के सभी निवासियों पर लागू होता है। ये बहुत ध्यान से आप समझिएगा, यह अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर बात कर रहा है। ठीक है, तो अगर यूपीएससी में सवाल पूछ लेगा और स्टेटमेंट बना देगा तो आप उसी में फंस जाएंगे, इसलिए इस एक्सप्लेनेशन को आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। वेंकटचलैया आयोग के अनुसार राज्यपाल को उसके हटाए जाने के यहाँ आधारों पर लिखा रहना चाहिए था, लेकिन मिस्टेक हो गया टाइपिंग का। आधारों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। पुंछी आयोग ने संविधान से राज्यपाल के संबंध में राष्ट्रपति को प्रसाद पर्यंत वाक्यांश को हटाने का सुझाव दिया। दोनों कथन सही है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट जो है सही है। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय आपात की बात कर रहा है। तो यदि एक बार संसद के दोनों सदनों से, इसको पहली बात तो समझ लीजिए, वित्तीय आपात लगता है अनुच्छेद 360 के अनुसार, आर्टिकल 360 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी चीज, आपातकाल भाग 18 में दिया गया है, ये भी समझिएगा। और जो ये आपातकाल है, भारत में आज तक कभी आपातकाल लगा नहीं है, ये भी बात समझिएगा। तो ये सवाल अपने आप में थोड़ा विशेष इसलिए है क्योंकि ये आपको बहका सकता है। पहला स्टेटमेंट तो है, अगर आपको कंसेप्ट पता होगा तो आप बता देंगे। ठीक है, संसद के दोनों सदनों में इसे मंजूरी मिल गई तो अनिश्चित काल तक लग जाता है। ठीक है, अनिश्चित काल तक, क्योंकि नेशनल इमरजेंसी, ये बात ध्यान रखिएगा,
नेशनल इमरजेंसी एक बार में अनिश्चित काल तक नहीं लगती, और प्रेसिडेंट रूल भी एक बार में, प्रेसिडेंट रूल तो किसी भी कीमत पर 3 वर्ष से ज्यादा तक लग ही नहीं सकता, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी बहुत बेहतरीन है, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो आप इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। दूसरा, वित्तीय आपातकाल के दौरान उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कटौती नहीं की जा सकती, ये स्टेटमेंट गलत है, कटौती की जा सकती है। और तीसरा स्टेटमेंट जो है अपने आप में बहुत विशेष है, लिखा हुआ है वर्ष 1991 में भारत में वित्तीय संकट आया था। बिल्कुल सही चीज है, वित्तीय संकट आया था लेकिन वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ था, ये बात ध्यान रखिएगा। कई लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं, तो वित्तीय संकट आया था ये कथन सही है, तो पहला और तीसरा कथन सही हो जाएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। वित्तीय संकट और वित्तीय आपातकाल में बहुत अंतर होता है, ठीक है। तो दोस्त आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आज का पॉलिटी का एक्सप्लेनेशन बस इतना ही था, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। हो सकता है आपको, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश यादव शिवराध्या IAS अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोगों जैसा कि आप जानते हैं प्रत्येक शनिवार को यहाँ PCS क्रैश कोर्स का टेस्ट होता है और उसके रिगार्डिंग हम लोग आज से उसका एनालिसिस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश यादव शिवराध्या IAS अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। ये शनिवार को, प्रत्येक शनिवार को यहाँ PCS के लिए टेस्ट करवाया जाता है और उसी की आज एनालिसिस कर रहा हूँ मैं। ये चौथा टेस्ट था, तो इसके एनालिसिस के अंदर में देखेंगे पहला क्वेश्चन, यार सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो एक तरफ उत्पाद दिया है और दूसरी तरफ जिला, तो ये उत्तर प्रदेश स्पेशल का क्वेश्चन है और यहाँ 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट यानी ODOP से क्वेश्चन दिया गया है, ODOP। अब यहाँ समझ लेना है पहले इसके बारे में, ODOP कब से शुरू हुआ, तो 24 जनवरी 2018 से ODOP शुरू हो गया। एक जिला एक उत्पाद योजना शुरू की गई उत्तर प्रदेश में और इसके तहत प्रत्येक जिले में उस जिले के एक उत्पाद को रखा गया है। जैसे अब आजमगढ़ जिले के देखा जाए तो यहाँ काली मिट्टी के बर्तन को रखा गया है। तो जिस जिले का जो चीज फेमस ज्यादा होता है उसी के संदर्भ में ODOP के तहत उसे लिया जाता है। तो देखेंगे यहाँ इसमें आपका पहले का जैसे गुड़ जो है, ये यहां देखेंगे तो विकल्प C सही होगा इसका मतलब ये ए का ये है, इसका हो जाएगा ए का 1 अयोध्या हो जाएगा, पहले का पहले से हो जाएगा और दूसरे का हो जाएगा मूल उत्पादन जो है अमेठी से होता है, बिंदी जो है ये बलिया से है और ये आपका हो जाएगा सजर पत्थर शिल्प, ये बांदा से हो जाएगा। तो सजर पत्थर शिल्प बांदा से हो जाएगा। इस तरह से पहले वाले क्वेश्चन का आंसर C हो जाएगा। और दूसरे क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम अध्यक्ष, तो विधान परिषद के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे। विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे। अब विधानसभा के बारे में आप जानेंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा में कुल सीटें कितनी हैं, विधानसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो न्यूनतम उम्र होनी चाहिए 25 साल, कम से कम 25 साल उम्र होनी चाहिए विधानसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए। और उत्तर प्रदेश चूंकि जनसंख्या में सबसे बड़ा प्रदेश है तो सर्वाधिक सीटें भी उत्तर प्रदेश में ही होती हैं और ये सबसे पहली विधानसभा चुनी गई थी, उसके अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन को चुना गया था। आगे आते हैं। उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। तो ये देखना है क्या इसमें फॉलो कर रहा है। नगर का प्रथम नागरिक होता है, ये बात बिल्कुल सही है, वो उस नगर का प्रथम नागरिक होता है। और इसके बाद देखेंगे नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, ये भी बात सही है। कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति, क्योंकि नगर उत्तर प्रदेश के किसी नगर के मेयर की बात यानी निर्वाचित मेयर की बात कर रहा है तो वह कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति भी होता है। इसका मतलब यहाँ ये हो जाएगा 1, 2 और 3 ये आ जाएगा, क्योंकि कार्यपालिका मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण करता है। ये बात गलत हो जाएगी, इसमें 4 वाला गलत है, बाकी 1, 2, 3 ये सही है।
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ देखेंगे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम दिए हैं और जिला दिया है। तो स्कूटर इंडिया लिमिटेड ये लखनऊ में है, स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ में है। मॉडर्न बेकरी ये जो कानपुर में होगा। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में होगा और तेल शोधक कारखाना मथुरा में होगा। इस तरह से आप देखेंगे तो पहले का 4 है, तो पहले का 4 इन दोनों में मैच कर रहा है। दूसरे का 1 होगा तो दूसरे का 1 सी में हो जाएगा। इस तरह से विकल्प नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो है ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 23 सितंबर 1887 में की गई थी। ये उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। तो विकल्प नंबर यहाँ बी हो जाएगा। जबकि यहाँ आपका देखेंगे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ये 1916 में बना था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में बना था। और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय 1965 में बना था। 1965 में बना था। इस तरह से देखेंगे तो 1987 में सबसे पुराना विश्वविद्यालय, ये विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? आल्हा बुंदेलखंड, बिरहा पूर्वांचल, चैती रुहेलखंड, कजरी अवध। यहाँ देखेंगे आल्हा जो है बुंदेलखंड से बिल्कुल सही है। बिरहा पूर्वांचल से है, ये भी बात बिल्कुल सही है। चैती रुहेलखंड से है, ये भी बिल्कुल सही है। कजरी अवध से नहीं होगी, बल्कि कजरी जो है ये मिर्जापुर और सोनभद्र, मिर्जापुर और सोनभद्र में मुख्य रूप से गाई जाती है। अगर इस अवध का हम देखेंगे, अवध का पूछेंगे इसका कौन सा लोक नृत्य है, कि यहाँ काला बाजारी होता है। काला बाजारी लोक नृत्य अवध का है। इस तरह से ये विकल्प नंबर डी आपका यहाँ गलत होगा, सुमेलित नहीं होगा ये। आगे देखेंगे निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ देखिए झील दिया है और दूसरी तरफ जिला दिया है। ठीक, यहाँ आप देखेंगे कीथम झील है। कीथम झील आगरा से होगी। कीथम झील आगरा में है। मदन सागर झील महोबा में होगी। अवधी ताल झील वाराणसी में है। और दर्बन झील या भरतकुंड झील, दर्बन झील से हो सकता था थोड़ा आप डाउट में हो, लेकिन भरतकुंड से बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। भरत जी कहाँ के थे? अयोध्या के, तो ये अयोध्या में हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप इसका सुमेल कर लेंगे। पहले का चौथा केवल एक विकल्प में है, पहले ही कंफर्म हो जाएगा। इस तरह से विकल्प नंबर सी सही होगा। निम्न में से कौन सा असत्य है? पटना पश्चिम बिहार एटा में है, बिल्कुल सही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार प्रतापगढ़ में है, ये भी बात सही है। बखीरा पश्चिम बिहार गौतम बुद्ध नगर में नहीं है। बखीरा पश्चिम बिहार संत कबीर नगर में है। संत कबीर नगर में होगा बखीरा पश्चिम बिहार। मैंने आपको याद कराने के लिए बताया था, कबीरदास जहां भी रहते थे, देखिए संत कबीर में कबीर आता है। कबीरदास जहां भी रहते थे वो बखेड़ा कर देते थे। कहने का मतलब उन्होंने हिंदुओं के लिए कहा था, घर का चकिया को न पूजे जेका पिसा खाए, और इधर उधर पत्थर पूजा जाए। मुसलमानों के लिए भी कहा था, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लिए बनाए, ता मुल्ला चर्च लाए, ता भरा हुआ खुदा है। यानी उन्होंने बखेड़ा करते थे। कौन? तो संत कबीर की बात है। ऐसे यानी याद करेंगे, गौतम बुद्ध नगर में नहीं। और समान पश्चिम बिहार मैनपुरी में, बिल्कुल सही है। अतः विकल्प जो है सी वो क्या है? असत्य है। बाकी सारे विकल्प सत्य है। इसके बाद देखेंगे निम्न नृत्यों में कौन एक सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सुमेलित नहीं है? यहां देखेंगे कर्मा जो है, कर्मा महोबा में बता रहे हैं, जबकि ये पहला ही विकल्प सुमेलित नहीं है। कर्मा लोक नृत्य जो है ये महोबा में नहीं होगा, ये सोनभद्र के में, और सोनभद्र में ये होता है मुख्य रूप से सोनभद्र के खरवार जनजाति, सोनभद्र की खरवार जनजाति द्वारा किया जाता है।
सोनभद्र में ये फेमस है कर्मा, और सोनभद्र में खरवार जनजाति द्वारा भी ये नृत्य किया जाता है। इस तरह से पहला ही विकल्प असत्य होगा, सुमेलित नहीं होगा। और धुरिया बुंदेलखंड में होता है। धीवर धीवर जो है ये बिहार में है, और नटवरी जो है पूर्वांचल में है। इस तरह से देखेंगे आगे। निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? तो सिंधु सभ्यता से संबंधित सिंधु सभ्यता के स्थल कौन से हैं जो उत्तर प्रदेश में है? तो देखेंगे कालीबंगा, कालीबंगा ये राजस्थान में होगा। राजस्थान, कालीबंगा जो है राजस्थान में है और घग्गर नदी के किनारे है। ये घग्गर नदी के किनारे है। लोथल जो है ये गुजरात में है, गुजरात में है और भोगवा नदी के किनारे है। भोगवा नदी के किनारे है। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर मेरठ में है, मेरठ में है और यह हिंडन नदी के किनारे है, हिंडन नदी के किनारे है। इसके बाद देखेंगे हुलास जो है ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में है, यूपी के सहारनपुर, सहारनपुर जिले में है और ये यमुना नदी के किनारे है, यमुना नदी किनारे। तो क्वेश्चन पूछ रहा है सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से ऐसे केंद्र हैं जो उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? तो उत्तर प्रदेश में कौन स्थित है इसको बताना है। तो मेरठ ये भी उत्तर प्रदेश का जिला है, सहारनपुर ये भी उत्तर प्रदेश का जिला है। इसका मतलब 3 और 4, 3 और 4 यानी विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, ये उत्तर प्रदेश में। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह-ए-कुल की अवधारणा, सुलह-ए-कुल की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पक्ष पर आधारित है? तो पहले जान लीजिए सुलह-ए-कुल अकबर द्वारा आयोजित किया गया था आगरा में। आज भी उत्सव के रूप में मनाया जाता है सुलह-ए-कुल। सुलह-ए-कुल का मतलब था हिंदू और मुस्लिमों के बीच आपसी सौहार्द बनाया जाए, आपसी भाईचारे का व्यवहार बनाया जाए। अकबर का ये उद्देश्य था। इसी के संदर्भ में सुलह-ए-कुल एक उत्सव बनाया था और आज भी ये मनाया जाता है। इसमें जो है किस तथ्य पर आधारित है? तो राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण, ये तीनों सही होगा, अतः विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ। किस मुगल शासक ने बनारस में संस्कृत और हिंदी में के महान, किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान वरिंद आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? तो यहाँ हो जाएगा शाहजहां। ये शाहजहां था। शाहजहां, इनके बचपन का नाम इनके बारे में जान लिए। इनके बचपन का नाम खुर्रम था और इनको स्थापत्य, इनके समय में स्थापत्य कला का स्वर्ण काल चल रहा था। जैसा कि जहांगीर के जानते हैं, जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था और इनकी जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। हुमायूं, हुमायूं जो है इसके बारे में कहा गया है, इतिहासकार बदायूं ने कहा था कि हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा, अंत में लड़खड़ा के इसकी मृत्यु हो गई और बिन पनाह की सीढ़ियों से ये लड़खड़ा के गिरा, वहीं इसकी मृत्यु हो गई और दिल्ली में है और वहीं इसको दफना भी दिया गया, इसकी समाधि भी वहीं बनाई गई है। अकबर जो है साहित्य का स्वर्ण काल था अकबर के समय में और अकबर जो है ये, इसका आंसर जो होगा डी हो जाएगा, शाहजहां। इसमें देखेंगे सूची 1 को कूट से सही उत्तर चुनिए, सूची 2 से सुमेलित, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए करना था और कूट द्वारा सही उत्तर चुनना था। सूची 1 और सूची 2, एक तरफ सूची 1 दिया गया है, एक तरफ सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में जैसे लच्छू महाराज हैं, ये किस गायन शैली से, एक तरफ गायक दिए गए, दूसरी तरफ गायन शैली, किस गायन शैली से संबंधित हैं? तो लच्छू महाराज जो है कथक गायन शैली से संबंधित हैं। फयाज खां जो है ध्रुपद गायन शैली से संबंधित हैं और विदेश्वरी देवी जो है ठुमरी गायिका से संबंधित हैं। तलत महमूद, अब इसके बाद गजल बचा है, ये गजल से संबंधित है। इस तरह से देखेंगे पहले का 3 होगा
तो पहले का 3 विकल्प नंबर बी में होगा। इस तरह से देखेंगे विकल्प नंबर बी। एक चीज तुम थोड़ा सा और समझ लेते हैं हम लोग यहाँ। फयाज खां जो आगरा घराने से संबंधित है, घराना हम लोग देख लेते हैं। फयाज खां आगरा घराने से संबंधित हैं, और लच्छू महाराज ये लखनऊ घराना से संबंधित हैं। लखनऊ घराने से संबंधित हैं लच्छू महाराज। इसके बाद सिद्धेश्वरी देवी जो है ये बनारस घराने से संबंधित हैं, बनारस घराने से संबंधित हैं। इसके बाद देखेंगे ये तलत महमूद जो थे ये पार्श्व गायक थे और अभिनेता भी थे। ये अभिनेता और पार्श्व गायक थे। इस तरह से आप देखेंगे इसका विकल्प नंबर 20 सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है, तो राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में होगा। निम्नलिखित कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा कूट की सहायता से सही कथन की पहचान करें। और इसमें देखना है मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के मध्य 8 डिग्री लिखा है, 8 डिग्री चैनल। तो मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के मध्य 8 डिग्री चैनल है, ये बात बिल्कुल सही है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के मध्य 9 डिग्री चैनल है, ये भी बात सही है। दक्षिण अंडमान व लघु अंडमान के मध्य डंकन पास है, ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने बताया था वो उत्तरी अंडमान है, मध्य अंडमान है, दक्षिण अंडमान है और इसके बाद लघु अंडमान है, इनके बीच में डंकन पास है। इसके बाद देखेंगे कार निकोबार है, दक्षिणी अंडमान और कार निकोबार, इसके मध्य में आपका 10 डिग्री चैनल है, जैसा कि देखिए यहाँ आपको नहीं दिया नहीं है इसमें। तो यहाँ देखेंगे ये बात बिल्कुल सही है। कोको द्वीप मन्नार, म्यांमार व उत्तरी अंडमान के मध्य कोको स्टेट है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। इस तरह से देखेंगे तो सभी सत्य हैं, इसमें विकल्प नंबर डी होगा, सभी सत्य हैं। निम्नलिखित में से सत्य कथन को पहचाने, कूट की सहायता से सही उत्तर दें। देखेंगे भारत के ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के मध्य जलीय सीमा को महान चैनल की संज्ञा दी गई है, ये बात बिल्कुल सही है। बंगाल की खाड़ी में 14°5', ये अंश लिखा गया है, 14°5' उत्तरी अक्षांश पर म्यांमार का कोको द्वीप समूह है, जो भारत के उत्तरी अंडमान द्वीप से कोको चैनल द्वारा अलग होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। अतः इसमें देखेंगे तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, विकल्प नंबर 1। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करना है, बताना है कौन सा कथन असत्य है। तो मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है, मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है, ये बात सही है, लेकिन हमें बताना क्या है, असत्य कथन बताना है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरा एवं 7वां स्थान रखता है, ये भी बात 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखें तो ये भी बात बिल्कुल सही है, इसमें भी कोई त्रुटि नहीं है। भारत का औसत समुद्र तल चेन्नई से नापा जाता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। आगे भारत का प्रादेशिक जल 22 समुद्री मील फैला हुआ है, ये बात गलत है, यहाँ 22 नहीं होना चाहिए, 12 समुद्री मील फैला हुआ है। इस तरह से ये वाला बात असत्य है, इन विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। भारत का अगला है क्वेश्चन, सीमा के विस्तार का आरोही क्रम भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय, हालांकि क्वेश्चन इसमें करने में इधर हो गया है, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम बताना है। क्वेश्चन ये था भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम बताना है। तो इसमें देखेंगे पहले तो हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग आरोही क्रम तभी बता पाएंगे जब हमें सबकी लंबाई पता हो,
कौन भारत के साथ कितनी सीमा बनाता है, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कौन कौन सीमा बनाते हैं। तो एक ट्रिक बता देते हैं आपको। जैसे बचपन में एमबीए किया, बचपन में एमबीए किया, बस इतना से याद रखेंगे तो आप कर ले आएंगे कौन कौन सा है। बीए से बांग्लादेश हो जाएगा, बांग्लादेश। सीए से चाइना हो जाएगा, पीए से पाकिस्तान हो जाएगा, एन से नेपाल हो जाएगा, एम से म्यांमार हो जाएगा, बी से भूटान हो जाएगा, ए से अफगानिस्तान हो जाएगा। तो यहां देखेंगे बांग्लादेश जो है 96 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। चाइना जो है 3488 किलोमीटर की भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। यहाँ देखेंगे पाकिस्तान जो है 3323 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। नेपाल 1751 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। म्यांमार जो है, म्यांमार ये 1643 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है म्यांमार। और भूटान 699 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो अब हमसे यहाँ पूछा है, विकल्प के अनुसार हम देखेंगे तो कह रहा है अवरोही क्रम यानी उल्टा क्रम, घटते से बढ़ते क्रम की तरफ जाना है। 1751 किलोमीटर होगा ये, और ये 3323 किलोमीटर होगा। और चीन देखेंगे तो 3488 किलोमीटर होगा, और 96 किलोमीटर सर्वाधिक ये बांग्लादेश होगा। अतः विकल्प नंबर 20 सही हो जाएगा। यहाँ विकल्प नंबर 20 सही हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। झील बताना है, कौन सा झील कहाँ है, तो अष्टमुदी झील है ये आपकी। अष्टमुदी झील केरल में हो जाएगी। पुलिकट झील तमिलनाडु, हालांकि तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है पुलिकट झील, तो यहाँ हो जाएगी। इसके बाद देखेंगे रूपकुंड झील जो है, रूपकुंड झील ये उत्तराखंड में हो जाएगी, और सूरजकुंड झील हरियाणा में हो जाएगी। यानी पहले का दूसरा, अतः विकल्प नंबर 2 सही है। एक ही विकल्प से आंसर मिल गया। निम्नलिखित कथन पर विचार करें तथा असत्य कथन की पहचान करें। लूनी नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल, परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है। हालांकि लूनी नदी जो है ये अरावली पर्वत के पास निकलती है, और कच्छ के रण में ये समाप्त हो जाती है लूनी नदी। तो इसके संदर्भ में ये बात है। अगला, भारत में खारे पानी की का सबसे बड़ी झील चिल्का झील है, जो पहली रामसर स्थल भी है। तो अब इसके बाद निम्नलिखित असत्य कथन को पहचाना है। रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। यहाँ देखिए, भारत में दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं, ये भी बात सही है, और ये भी तो बिल्कुल सही थी। इसमें थोड़ा से गलती है, ये गलती क्या है? कौन? अच्छा, यहाँ देखेंगे तो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील खारे पानी के साथ साथ लैगून झील है। ये कैसी झील है? लैगून झील है। तो खारे पानी के साथ साथ ये लैगून झील है, ये सही होना चाहिए था। भारत की सबसे बड़ी लैगून या सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील या लैगून झील कहता तो ज्यादा सही हो जाता है। इस तरह से विकल्प नंबर बी आपका यहाँ गलत होगा। अच्छा, पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। कारण बता रहा है, वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं। तो ये कारण भी सही है, और कथन भी सही है, और कारण भी सही है। यानी ए तथा आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अब हम उदाहरण स्वरूप अगर देखें तो नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है, ये नदियां जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, और ये पर्वतीय क्षेत्रों से आती हैं, और इनकी लंबाई भी कमी है। और वहीं अगर हम देखें गंगा नदी है, तो मैदानी भागों से जाती है, तो ये डेल्टा का निर्माण करती है, और ये डेल्टा का नहीं निर्माण करती, बल्कि एस्चुरी बनाती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती।
निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो कौन सी नदी है जो भारतीय गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है, ये पूछना चाह रहा है। तो यहां देखेंगे ये पुनपुन नदी जो है ये गंगा की सहायक नदी है। ये पटना के पास में गंगा से मिलती है। ये पटना के पास में गंगा से मिल जाती है। ये गंगा की सहायक नदी है। और अजय नदी जो है ये पश्चिम बंगाल झारखंड से होते हुए ये झारखंड के पास में, पश्चिम बंगाल के पास में, ये झारखंड से होते हुए पश्चिम बंगाल में ये अजय नदी जो है गंगा से मिलती है। जलांगी नदी जो है ये भी गंगा की सहायक नदी है, पश्चिम बंगाल में मिलती है। और जोग नदी है ये महानदी की सहायक नदी है। ये गंगा की सहायक नदी नहीं बल्कि महानदी की सहायक नदी है। इस तरह से गंगा की सहायक नदी नहीं होगी। विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। कथन कारण वाला क्वेश्चन है। कथन है तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। ये बात बिल्कुल सही है। अब कारण देखते हैं क्या कारण है। नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। तो हिमालय से निकलने वाली नदियों का नदी अपहरण एक गुण है, ये कारण बताया जा रहा है। तो दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। यहां से विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। विकल्प ए सही हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। तो विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। स्थल और नदियों का संगम। अब देखेंगे ये स्थल दिया है, ये यहाँ प्रयाग होना चाहिए। प्रयाग है और नदियों का संगम है। कौन सा प्रयाग, कौन सी नदी के मिलने के बाद कौन सा प्रयाग बनता है, ये बताया जा रहा है। तो रुद्रप्रयाग जो है, रुद्रप्रयाग किस नदी के मिलने से बना है? यहां देखेंगे इस तरह से ये अलकनंदा नदी है, अलकनंदा नदी है। और चोरावारी ग्लेशियर, उत्तराखंड के चोरावारी ग्लेशियर से, चमोली जिला में पड़ता है, चोरावारी ग्लेशियर के पास से एक नदी निकलती है जिसका नाम है, ये नदी है जिसका नाम है मंदाकिनी नदी। और ये अलकनंदा से जब मिलती है तो रुद्रप्रयाग बनाती है, रुद्रप्रयाग। तो इसका मतलब रुद्रप्रयाग ये बनेगा मंदाकिनी और अलकनंदा के मिलने से, मंदाकिनी और अलकनंदा के मिलने से। और नंद प्रयाग जो है, अलकनंदा नदी में नंदका नदी मिलती है, नंदका नदी मिलती है अलकनंदा में, तो नंद प्रयाग बनता है। तो अलकनंदा नदी में नंदका नदी मिलेगी तो नंद प्रयाग बन जाएगा। इसके बाद कर्ण प्रयाग है, पिंडार नदी है, पिंडार नदी जब अलकनंदा में मिलती है तो ये कर्ण प्रयाग बनता है। पिंडार नदी मिलेगी तो ये पिंडार नदी हो जाएगा। और देवप्रयाग जब फाइनली अलकनंदा आके गंगा से मिलती है, यहाँ देवप्रयाग बनता है, देवप्रयाग बनता है। और हालांकि इससे पहले इसका नाम भागीरथी हुआ करता था, लेकिन देवप्रयाग के बाद से ही इसका नाम गंगा पड़ा था। अब ये गंगा नदी ऋषिकेश लक्सर होते हुए हरिद्वार से आगे बढ़ती है और बिजनौर शहर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। हालांकि मैदानी भागों में हरिद्वार से ही निकल जाती है, मैदानी भागों में निकल जाती है हरिद्वार से। तो इस तरह से इसके आंसर की हम लोग जांच कर ले, तो आंसर की जांच करते पहला का दूसरा हो जाएगा। तो एक ही विकल्प से आंसर आपको मिल जाएगा, पहला का दूसरा। यहाँ पहला ही देखेंगे, इसी से आपका हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन बहुत आते हैं और इसमें एक दो भी आपको ढंग से आ रहा है तो मैच करेंगे तो ज्यादा चांस से मिल जाते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा, प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? इसमें देखेंगे
ये आपका हो जाएगा। उसके माधुर, ये आपका हो जाएगा DN BS वाड़कर। BS वाड़कर जो है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा BS वाड़कर। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। निम्नलिखित कथन पर विचार करें तथा असत्य कथन की पहचान करें। मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य बुर्ज होम से मिला था। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात आपकी सही हो जाएगी। हाँ, भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ये भी बात सही है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय गुवाहाटी, अब यहां देखिए गुवाहाटी नहीं होगा बल्कि क्या होगा, भोपाल होगा। भोपाल राष्ट्रीय मानव संग्रहालय गुवाहाटी में नहीं बल्कि भोपाल में स्थित है। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले हैं। ये भी बात सही है। तो यहां से देखेंगे जो सही नहीं था वो सी वाला है, तो आंसर नंबर सी हो जाएगा। यहाँ यहाँ देखिए सूची सुमेल करना है। सूची 1 है और सूची 2 दिया गया है। हड़प्पा जो है, हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है। और ये यहां से समाधान R37 मिला है, ये बात बिल्कुल सही है। लोथल जो है यानी पहले का पहला से मिलन हो जाएगा। लोथल, लोथल भोगवा नदी के किनारे है, मैंने अभी बताया था भोगवा नदी के किनारे है। और यहाँ से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं, ये भी बात सही है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है और यहाँ से कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है और यहाँ से नर्तकी की मूर्तियां मिली हैं। तो इस तरह से सुमेल कर लेंगे, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तो पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा, यानी चौथा और तीसरा हो जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे तो विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा इसका। अगला, निम्नलिखित कथन पर विचार करें तथा असत्य कथन की पहचान करें। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था। इसके अध्यक्ष भद्रबाहु थे, ये बात बिल्कुल। यहाँ भद्रबाहु की जगह जो है स्थूल भद्र होगा, बाकी चीजें सही है। यहाँ हो जाएगा स्थूल भद्र, स्थूल भद्र हो जाएगा, बाकी चीजें सही है। तो अतः यहाँ असत्य कथन की पहचान करना, तो पहला ही कथन असत्य था। बाकी महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद सुधर्मन जैन धर्म का प्रथम अध्यक्ष बना था, ये बात सही है। भगवत सूत्र महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ है जिसमें जैन धर्म के सिद्धांतों के साथ साथ स्वर्ग एवं नरक का वर्णन किया गया, ये भी बात सही है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली पुत्र गोसाल थे, ये भी बात सही है। तो विकल्प नंबर ये सही हो जाएगा इसका। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तीर्थंकर और प्रतीक होगा, यानी किस तीर्थंकर का कौन सा प्रतीक है। जैसा कि आप देखिए जैन धर्म के हैं, जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हैं और 24 तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। संभवनाथ जो है, संभवनाथ के अश्व होगा इसका, इनका प्रतीक चिन्ह जो था वो अश्व था। सुपार्श्वनाथ जो थे स्वास्तिक चिन्ह इनका था। और सुविधानाथ जो थे मकर था। इसके बाद देखें मल्लीनाथ जो थे कलश था, इनका प्रतीक चिन्ह जो था कलश था। तो इस तरह से देखेंगे पहले का तीसरा, तो पहले का तीसरा 2 विकल्प में दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे का दूसरा हो जाएगा, दूसरे का दूसरा, तो यहां से फाइनल हो गया डी, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा इसका। निम्नलिखित कथन पर विचार करें तो असत्य कथन की पहचान करें। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, तो ये बात सही है। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया था, पहला उपदेश जो सारनाथ में दिया था।
बुद्ध को भारत में पहले मानव प्रतिमाओं के रूप में पूजा गया, ये भी बात बिल्कुल सही है। बुद्ध की पहली मानव प्रतिमा के रूप में बनाई गई थी, ये बात सही है। त्रिपिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, ये भी बात बिल्कुल सही है। त्रिपिटक जो है ये बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, जिसमें सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक हैं। ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। अभिधम्म पिटक पाली भाषा में लिखा गया है। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा राजगिरी में दी गई। ये राजगिरी में नहीं दी गई थी। ये जो है यहां विकल्प नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ये बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा राजगिरी में दी गई कहा गया है। ये राजगिरी में नहीं दी गई है। ये आपका विकल्प नंबर यहां से डी सही हो जाएगा। बाकी सारे ये हालांकि असत्य है, ये सारे सत्य हैं। ये वैशाली में दी गई थी। बौद्ध संगीतियों के अध्यक्ष शासक, बौद्ध संगीतियों के अध्यक्ष और शासक दिया है, यानी किसकी अध्यक्षता में कहाँ बौद्ध संगीति हुई थी और उस समय कौन शासक थे और उस बौद्ध संगीति के कौन अध्यक्ष थे। तो अध्यक्ष और शासक के बीच में सुमेल करना है। जैसा कि आप जानते हैं 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी और वो बौद्ध संगीतियां हुई थी राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और जम्मू कश्मीर के कुंडल ग्राम में, ये 4 जगह हुई थी बौद्ध संगीतियां। तो पहली बौद्ध संगीति जो हुई थी वो अजातशत्रु के समय में हुई थी और उस समय उसके अध्यक्ष जो थे महाकश्यप थे। तो पहला तो बिल्कुल सही है। इसके बाद दूसरी जो हुई थी ये कालाशोक के समय में हुई थी और इसके अध्यक्ष जो थे ये थे, तो दूसरी ये हुई थी और इसके अध्यक्ष सुबुक्वामी थे। तीसरी बौद्ध संगीति जो हुई थी वो अशोक के समय में हुई थी और इसके अध्यक्ष जो थे मोगली पुत्र थे। और चौथी जो हुई थी कनिष्क के समय में हुई थी जम्मू कश्मीर के कुंडल ग्राम में और वसुमित्र अश्वघोष इसके अध्यक्ष थे। इस तरह से पहले का पहला तो 2 मिल रहा है, दूसरे का चौथा, तो यहां से फाइनल हो गया विकल्प नंबर बी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेल करना है। प्रतीक चिन्ह दिया है और उनके अर्थ दिया है, यानी गौतम बुद्ध से संबंधित ये भी क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह जो है ये कमल है। प्रथम प्रवचन यानी प्रथम उपदेश जो धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया, तो दूसरे का दूसरा हो जाएगा। महाबोधि वृक्ष था, तो ये हो जाएगा आपका इससे पहले से। और त्याग जो है, त्याग ये घोड़ा से जाएगा। तो इस तरह से देखेंगे पहले का चौथा, तो पहले का चौथा 2 में है, दूसरे का दूसरा विकल्प नंबर डी से हो जाएगा। निम्नलिखित कथन पर विचार करें तथा असत्य कथन की पहचान करें। कह रहा है किताबुल हिंद की रचना अलबरूनी ने की थी, ये बात बिल्कुल सही है। किताबुल हिंद की रचना अलबरूनी ने की थी। महमूद गजनवी के समय में कुछ इनके साथ कुछ कवि आए थे, उन्हीं के संदर्भ में क्वेश्चन बनाया गया है, जिसका एक ट्रिक है। एक ट्रिक है FUFA, तो ये हो जाएगा फुफ्फा, यानी फरूखी, उल्वी, फिर से फ आया तो इसलिए फिरदौसी, ए आया तो अलबरूनी। ये महमूद गजनवी के साथ आए हुए कुछ कवि हैं, उन्हीं संदर्भ में क्वेश्चन है। किताबुल हिंद की रचना अलबरूनी ने किया था, ये बात बिल्कुल सही है। अमीर खुसरो हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं के विद्वान थे, ये भी बात सही है। अमीर खुसरो को भारत का तोता भी कहा जाता था। अमीर खुसरो जो है इनका जन्म एटा में हुआ था। इनका वास्तविक नाम अबुल हसन था। इनका वास्तविक नाम अबुल हसन था। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। तो यहां देखेंगे अमीर खुसरो, इसका नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा
हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता निजामुद्दीन बरनी को माना जाता है। ये बात भी जो है, ये बात बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ये जो अभी आपने ऊपर पढ़ा था, तो ये अमीर खुसरो को सबक हिंदी के या हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता के रूप में माना जाता है। यहाँ आपका हो जाएगा ये विकल्प, यही गलत हो जाएगा। तो पूछा असत्य कथन को पहचानना, तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ देखेंगे प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। तराई का युद्ध हुआ था 1192 में। तो इस तरह से मिला लेंगे पहले का चौथा, तो पहले के चौथा में एक ही विकल्प से क्लियर हो गया, विकल्प नंबर सी सही होगा। दार्शनिक और दर्शन दिया है, तो यहाँ देखेंगे वल्लभाचार्य ये शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। शुद्धाद्वैतवाद आपका विकल्प नंबर सी जाएगा। रामानुज विशिष्टाद्वैतवाद के संबंध आएगा। ये माधवाचार्य द्वैताद्वाद के हो जाएगा यहाँ से, और निम्बकाचार्य द्वैताद्वैतवाद हो जाएगा, द्वैताद्वैतवाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार ढंग से आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। पहले का 3 हो जाएगा, पहले का 3 2 विकल्प मिल रहा है, दूसरे का 4, अब यहां आ जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन से सूफी संत महबूब इलाही के नाम से जाने जाते हैं? ये महबूब इलाही के नाम से जाने जाते हैं, ये शेख निजामुद्दीन औलिया होंगे। शेख निजामुद्दीन औलिया, विकल्प नंबर बी हो जाएगा। बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे, तो काबुल का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र, आधुनिक उत्तर प्रदेश, आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र। इस तरह से देखेंगे तो आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र नहीं था, बाकी ये सारे थे। तो इस तरह से आप देखेंगे तो विकल्प हो जाएगा 1 2 3, क्योंकि राजस्थान में ही तो उनसे युद्ध हुआ था राणा प्रताप से। अब देखेंगे निम्नलिखित कथन पर विचार करें तथा असत्य कथन की पहचान करें। यहां देखेंगे पहला विकल्प है, बाबर ने अपने बाबरनामा में 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया, पहला विजयनगर, दूसरा मेवाड़ है। तो विजयनगर और मेवाड़ है, ये बात बिल्कुल सही है। हल्दी घाटी का युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति हकीम सूर था, ये भी बात सही है। हल्दी घाटी के युद्ध में आमेर के राजा मान सिंह मुगल सेनापति थे, ये भी बात सही है। यानी विकल्प नंबर डी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि मुगल चित्रकला हुमायूं के राजकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची, पराकाष्ठा होना चाहिए, पराकाष्ठा पर पहुंची। तो यहां देखेंगे कि विकल्प नंबर डी सही गलत हो जाएगा, क्योंकि चित्रकला जो है ये जहांगीर के समय में अपने पराकाष्ठा पर पहुंची थी। तो विकल्प नंबर डी से। इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी है? तो दारा शिकोह इसका लड़का था, इसे शाहजहां बुलंद इकबाल की पदवी दी है, विकल्प ए हो जाएगा। यहां देखेंगे चटगांव शस्त्रागार से सूर्यसेन संबंधित थे, और काकोरी षड्यंत्र केस से राम प्रसाद बिस्मिल्ला थे, और लाहौर षड्यंत्र से जतिन दास थे। जतिन दास गदर पार्टी लाला हरदयाल ने बनाया था। तो पहले का तीसरा 2 में मिल रहा है, दूसरे का चौथा भी मिल रहा है, तीसरे का दूसरा हो जाएगा, तीसरे का दूसरा, तो देखिए तीसरे का दूसरा इसमें मिल रहा है, ये हो जाएगा। इसमें देखेंगे सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। तो जैसा कि आप जानते हैं सुभाष चंद्र बोस 1938 हरिपुरा में, सुभाष चंद्र बोस जो है 1938 में हरिपुरा में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, और 1939 में त्रिपुरी में कांग्रेस के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया को हराकर, गांधी के प्रतिनिधि थे
पट्टाभी सीतारमैया, और इन्हें हराकर ये कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। लेकिन गांधी जी से ज्यादा गांधी जी का विरोध इसमें आया। गांधी जी ने एक वक्तव्य दिया था, ये पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं, गांधी की हार है, ये चीज। और गांधी के फॉलोअर थोड़ा अच्छे से फॉलोअप नहीं करते थे सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया, और जब सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से त्यागपत्र दिया, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये चीजें याद रखना। भगत सिंह ने और त्यागपत्र फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। भगत सिंह ने हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे, तो ये बात भी सही है। इसका मतलब विकल्प ए और दो दोनों सही हो जाएगा, विकल्प सी यहां सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, इसमें सुमेलित करना है गदर पार्टी। फिर देखिए वही क्वेश्चन मिल गया यहां से, तो इस तरह से देखेंगे, इसका विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। सुमेल कर लीजिएगा, पहले का दूसरा हो जाएगा। गदर पार्टी के मित्र मेला जो है, मित्र मेला ये बीडी सावरकर का है। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी जो है सूर्यसेन का है, और ये इनका हो जाएगा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। यहां देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी। ये बात बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं है, क्योंकि होने वाली प्रथम महिला जो थी एनी बेसेंट थी, सरोजिनी नायडू नहीं थी। सरोजिनी नायडू द्वितीय कांग्रेस की महिला थी। हाँ, इस तरह से अगर पूछता सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, तो बात सही होती, क्योंकि प्रथम भारतीय महिला थी। प्रथम महिला पूछा है तो एनी बेसेंट होंगी, तो पहला ये गलत होगा। सी आर दास ने जब कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तो ये जेल में थे, ये बात बिल्कुल सही है, ये बात यहां सही हो जाएगी। और एलन ऑक्टेवियन ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम मतलब एओ ह्यूम की बात कर रहा है, एओ ह्यूम की बात कर रहा है। ये ह्यूम जिसे हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाते, ये कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे, ये कांग्रेस की इन्होंने स्थापना की थी। अल्फ्रेड वेब 1994 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। हाँ, ये मद्रास में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, ये बात सही है, यानी 2 और 4 सही होगा। यहाँ आपका 2 और 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूना पैक्ट में कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को धराशायी कर दिया। पूना पैक्ट ने कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को धराशायी कर दिया, ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि कम्युनल अवार्ड जब गोलमेज सम्मेलन में गए थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो वहां ये मिला था इस तरह से, तो उनके माध्यम से संसद एवं विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के सीट आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हो गया था। ये बात यहाँ आपकी सही हो जाएगी। इस तरह से देखेंगे, पहला ही विकल्प आपका सही हो जाएगा। कथन ये दोनों से आगे की सही व्याख्या करता है। निम्न कथन पर विचार करें तो सही कथन की पहचान करें। 28 टन की क्रांति सर्वप्रथम मेरठ से प्रारंभ हुई थी। मंगल पांडे बैरकपुर के विप्लव से जुड़े थे, ये भी बात सही है। मंगल पांडे 34वीं इन्फेंट्री के सैनिक थे, ये भी बात सही है। यानी उपरोक्त सभी सही है। सूची 1 को सूची 2 सम्मिलित करना है। झांसी, यानी आपका 28 टन क्रांति के संदर्भ में दिया है, तो सूची 1 झांसी। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने 28 टन क्रांति का नेतृत्व किया था। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने किया था। कानपुर में इसके नेतृत्व किए थे अजीमुल्ला खां हो जाएंगे। और फैजाबाद में मौलवी अहमद शाह फैजाबाद में हो जाएंगे। इस तरह देखेंगे, पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा हो जाएगा। पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, ये वाला सही हो जाएगा। 28 टन के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, और ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय था। अंतिम गवर्नर जनरल था, प्रथम वायसराय, क्योंकि 28 टन क्रांति के बाद ये गवर्नर जनरल का पद ही समाप्त हो गया, फिर वायसराय का पद बना दिया गया।
फसल का नाम और बीमारी दिया है, किस फसल में कौन सी बीमारी लगती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे आप देखेंगे गन्ना में रेड राट एक बीमारी होती है, गन्ने के बीच में कभी रेड टाइप का मिलता है तो उसी को कहा जाता है। धान में खैरा रोग लगता है, अरहर में उकठा रोग लगता है और आलू में झुलसा रोग लगता है। तो इस तरह से आप देखेंगे पहले का दूसरा हो जाएगा, पहले का दूसरा पहले ही से मिल गया। फसल और मौसम दिया है, यानी किस फसल की बुआई किस मौसम में की जाती है। तो सूरजमुखी है, ये सभी मौसमों में इसकी बुआई की जाती है। खरबूजा है, ये जायद की फसल है, गर्मी के मौसम में इसकी बुआई की जाती है। और कपास जो है ये खरीफ की फसल है, वर्षा के मौसम में इसकी बुआई की जाती है। और असली जो है ये सर्दी के मौसम में बुआई की जाती है, रबी की फसल है। तो यानी आप देखेंगे पहले का चौथा तो पहले ही विकल्प से मिल जाएगा आपको। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। क्रांति और संबंधित, यानी कौन किस क्रांति से संबंधित है। यहाँ ये क्रांति है और कौन सा फसल है या कौन सी चीजें उससे संबंधित है। सुनहरी क्रांति, ये सुनहरी क्रांति ये सुमेलित है, उद्योग से है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से है। नीली क्रांति कुक्कुट पालन से नहीं है। तो नीली क्रांति आपका विकल्प नंबर सी हो जाएगा सही। हरित क्रांति कृषि से है, बिल्कुल सही है। तो इस तरह से ये सेशन समाप्त हुआ हमारा। आपको टाइम देने के लिए धन्यवाद। और इसमें जो भी संशोधन की संभावनाएं हों, संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं, उसमें आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा और अगले में हम उसमें संशोधन करेंगे। धन्यवाद।